थोड़ा सा गूंज रहा है, थोड़ा कम करिए, वहीं से कुछ हुआ है, इधर तो ठीक है। बंद, फिर बंद हो गया, वहां कुछ कांटेक्ट लूज है, आता है जाता है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? मैदानों पे आ गए। सो मैदानों की बात करेंगे अभी। वहां से कुछ वो है, कोई प्रश्न है मैदान को लेकर तो पूछे। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी मैदान हो गया, हमारी बुकलेट में भी दिया हुआ है। ऑडियो अभी ठीक है? ठीक है, ऑडियो थोड़ा सा और कम कर दीजिए, थोड़ा सा क्लास के लिए कम करिए, बाकी के लिए ठीक है। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं किया तो स्लाइड खोल लो पहले। स्लाइड भी खुल गई है, ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। उत्तरीय और तटीय मैदान, इस पर बात करेंगे आज। तो गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडियो अभी ठीक है, यहाँ पर ऑफलाइन में ऑडियो की थोड़ी समस्या थी। ऑनलाइन छात्र भी अपना ऑडियो कंफर्म करेंगे, ऑडियो ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। और हम बात कर रहे थे इससे पहले मैदानों की, तो आज हम मैदान को ही कंटिन्यू करेंगे। और हमारे मैदान क्या है? ये तो हिमालय हो गए थे, मैदानों की बात, इस क्षेत्र की बात हो रही है, उत्तर भारतीय मैदान। इस पर हमने थोड़ी चर्चा की थी कैसे बने। कोई प्रश्न? उत्तर भारतीय तटीय मैदान। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन छात्र भी। तो हम कर रहे हैं भारत के मैदान, भारत के मैदान, इसमें आएंगे उत्तर भारतीय मैदान और इसमें आएंगे तटीय मैदान। उत्तर भारतीय मैदान और तटीय मैदान। सो ऑडियो वीडियो एक बार कंफर्म करेंगे सभी छात्र। आवाज गूंज रही है, आवाज ठीक है। यहाँ ऑडियो का थोड़ा इशू था क्लास में, सेटिंग में, उसे चेंज कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई डाउट है तब तक आप पूछ सकते हैं, ऑडियो पर टीम काम कर रही है। तो पहले हम उत्तर भारत के मैदान कर रहे हैं। उत्तर भारत के मैदान, उत्पत्ति। तो सभी लोग थोड़ी देर ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और उत्तर भारत के मैदान में और तटीय पेटियों में, मैदानी पेटियों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो भी आपको समझ में आता है वो करेंगे, तो मैं जवाब दे दूंगा, तब तक ये ऑडियो भी क्लियर हो जाएगा। आवाज गूंज रही है, आवाज पे टेक्निकल टीम काम कर रही है, तब तक आप उनकी उत्पत्ति दोनों की, क्या दोनों की समान है, सेम टाइम पे हुआ है, अलग टाइम पे हुआ है, मैदानों की बात हो रही है, दोनों मैदानों की उत्पत्ति। आकाश कह रहे हैं आईटीएस सेट बता दीजिए। आकाश पिछली क्लास कर लीजिए बेटा, उसमें आईटीएस सेट बताया गया है। ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक। सो दोनों मैदानों की उत्पत्ति कैसे हुई है, पहला सवाल ये है। उत्तर भारत के मैदान कैसे बने, तटीय मैदान कैसे बने। कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, इसलिए तब तक आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग दिया है। गौरव कह रहे हैं कोस्टल
जो है पुराना है। फिर ये नहीं पूछ रहे किस काल के हैं, प्रक्रिया पूछ रहे हैं कैसे बनी। ऑडियो अभी कैसा है? सभी छात्र एक बार फिर से ऑडियो चेक करेंगे। हिमालय के कटने से, तटीय प्लेन पठारों के पक्षे से। ऑडियो वीडियो सभी छात्र, अभी ऑडियो ठीक नहीं है, ऑडियो पर काम कर रहे हैं। सर डाल्मेशियन तटरेखा को बता दीजिए। प्रशांत मौर्य, आपके लिए डाल्मेशियन तटरेखा किसी काम की नहीं है अभी। ये तटरेखा के प्रकार होते हैं, ऑप्शनल अगर आप किए हैं तब आपके लिए रिया तटरेखा, डाल्मेशियन तटरेखा तब काम की होती है। जीएस वालों के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। कवि कह रहे हैं अपक्षय और अपर्दन। बेटा अपक्षय और अपर्दन से तो सारी चीजें बनी हैं, सोच के बताएं। ऑडियो आवाज अभी भी क्लियर नहीं है। आवाज, पर्वतीय नदियों और प्रायद्वीपीय पठारों की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। ये ठीक उत्तर है करीना जी। उसके बाद सर दर्रे याद नहीं हो रहे जिसे किस किस को जोड़ता है। तो हमने तो क्लास में बात की है, तो क्लास में आप उसे दोहरा लीजिए। सर बहुत ज्यादा एको हो रही है, ठीक है। तो जो हमारे उत्तर के जो मैदान है उनमें तो निक्षेप समझ में आ रहा है। अब तटीय मैदान बताओ, तटीय मैदान कैसे बने? उत्तर के छोड़ देते हैं, तटीय मैदान कैसे बने उस पर बात करेंगे। ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो ऑडियो चेक, ऑडियो चेक। अभी सभी छात्र ऑडियो बताएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन में ठीक है ऑडियो। ऑनलाइन छात्र, सर प्लेट कोस्टल प्लेन, ओशन वेव और टेक्टोनिक से बने हैं, ठीक है। दिनेश कह रहे हैं फैक्ट याद नहीं हो रहा। दिनेश किसी को भी याद नहीं होता बेटा, याद करना तो दोहराना पड़ेगा ना। ऑडियो, ऑडियो अभी क्लियर है सभी छात्र? चलिए तो अभी ऑडियो क्लियर हो गया है, वॉइस सभी लोग। ऑडियो बढ़ाना है घटाना है जो भी है जल्दी बता दीजिए। हिमालय के निक्षेप और पठार निक्षेप से ऐसा ही पश्चिमी घाट के निक्षेप से हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। समुद्री लहरों से लाए गए अवसाद से भी नहीं हुआ है, गलत उत्तर है। भारत में तटीय, ठीक है। ऑडियो ठीक हो गया। ऑडियो, ऑडियो सभी छात्र ऑडियो बताएंगे। ऑनलाइन छात्र, ऑफलाइन में तो अब क्लियर हो चुका है, हमने माइक भी बदल लिया है, जल्दी से बताएं। आकृति कटिपटी व विस्तार, नीलेश जो पूछा जा रहा है बेटा उसका उत्तर दो। बेकार में जो रटे बैठे हो वो क्यों बता रहे हो? ऑडियो, ऑडियो, ऑडियो
ठीक है, तो सभी तरफ से ऑडियो ठीक आ रहा है। बाकी जितने भी छात्र हैं अपना साउंड, इधर से साउंड कुछ और बढ़ाने की जरूरत है, हमारी तरफ से साउंड ठीक हो गई है। आप लोग अपना जो है साउंड अपने स्पीकर का, मोबाइल का बढ़ा दीजिए। यहाँ से आप अगर बढ़ा सकते हैं तो इसका ऑडियो की वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज कर दीजिए। सौरभ कुमार कह रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी का क्लास नहीं हुआ है, बार बार वही लिख रहे हैं। तो सौरभ कुमार आपका मैसेज पढ़ दिया है, और कुछ हो फरमाइशी गीत तो वो भी बोल दीजिए, ऑल इंडिया रेडियो पर वो भी प्रसारित कर दिया जाएगा। और क्या है, प्लेटू के अपर्दन से निक्षेप। हाँ जी, तो बातें हैं उत्तर भारतीय मैदान। ये कैसे मैदान है? निक्षेप के मैदान है, निक्षेप से बने हैं जो उत्तर भारतीय मैदान है। अगर हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर क्या था, ये हमने यहाँ पे देखा, निक्षेप था। और उससे पहले यहाँ पर क्या था, एक भू अपनति थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों हमारे हिमालय और पठार के बीच में एक बड़ी गर्त बन गई थी, एक लंबी लीनियर ट्रेंच थी। उसके अंदर निक्षेप हुआ, नदियों द्वारा निक्षेप। जब हम बात करते हैं तटीय मैदानों की, तो तटीय मैदान ये होते हैं हमारे, ये हमारे तटीय मैदान है। तो ये इधर के मैदान क्या कहलाते हैं? ये पश्चिमी कहलाते हैं, और ये मैदान पूर्वी कहलाते हैं। जिन्हें नहीं पता है, ये पश्चिमी और ये पूर्वी। दोनों के बनने के कारण अलग, दोनों के बनने के कारण अलग है। ये नदी निक्षेप से बने हैं, ठीक है, और ये विस्तार हो रहा है। और यहां पर जो है, यहां पर भ्रंशन और प्लेट का नीचे धंसान हुआ था, जिसको हम निमज्जन कहते हैं। निमज्जन की प्रक्रिया से बने हैं, भ्रंशन निमज्जन की प्रक्रिया से ये मैदान बने हैं। और ये मैदान किससे बने हैं? नदी निक्षेप से बने। कैसे बने, उस पूरी पूरी चर्चा को हम आगे लेकर आएंगे, ठीक है। हाँ जी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेप नहीं बेटा, उसमें सिर्फ वहीं पर सीमित नहीं होना है। हमारी बाकी नदियां जो है, चंबल नदी, सोन नदी, इन सब से भी आया है, ठीक है। तारकेश्वर कुमार जी, आशा आपका वो बेहतर हो जाएगा। तो तटीय मैदान निक्षेप में नदी व सागरीय लहरें तरंगों से और तीव्र गति के कारण बने हैं, ठीक है। तो वहां तरंगों का भी प्रभाव देखा जाएगा, बट निक्षेप आए कहां से? मूलतः वो निक्षेप आए हैं नदियों द्वारा, वो निक्षेप लाए गए, ठीक है। तो पहले क्या शुरू कर रहे हैं? उत्तर भारतीय मैदान। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स तो सभी लिखेंगे। भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे नवीन स्थलाकृति के रूप में, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे नवीन स्थल आकृति, नवीन स्थल आकृति के रूप में उत्तर भारतीय मैदानों को देखा जाता है। इनका विस्तार इनका विस्तार पश्चिम में इनका विस्तार पश्चिम में सिंधु के मुहाने इनका विस्तार पश्चिम में सिंधु के मुहाने से पूर्व में सुंदरबन डेल्टा एवं असम के मैदान के रूप में देखा जा सकता है। यह लगभग 7.5 लाख यह लगभग
7 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखते हैं। तो अगर 7.5 लाख ये हैं और भारत कितना है कुल, 32-33 के बीच में, तो 7.5 मतलब लगभग 1/4 हो गए कि नहीं हो गए? 1/4, थोड़ा सा अनुपात के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, ठीक है। इनकी उत्पत्ति हिमालयी, इनकी उत्पत्ति उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच बने कोर डीप या भू सन्नति में, कोरडीप में हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों के अवसादों के निक्षेपण द्वारा हुआ है। ये मैदान शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में, यानी नीलेश को ब्लॉक करो, जो भी है ये, शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में HFF, क्या था HFF? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF के समानांतर चापाकार आकृति में देखा जाता है। ये मैदान पश्चिम में चौड़े व पूर्व में संकरे होते हैं। पश्चिम में चौड़े व पूर्व में संकरे होते हैं। तो पश्चिम में 500 किलोमीटर, पूर्व में 50 से 60 किलोमीटर। डन। तो ये कैसे मैदान है, अगर हम शब्दों में प्रयोग करें तो किस प्रकार के मैदान है ये? क्या ये एकदम सपाट समतल मैदान है? सपाट समतल है? तो ये सपाट समतल नहीं है। इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रोलिंग प्लेन कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, तरंगित मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे ये मैदान पूर्ण रूप से सपाट नहीं है, अपितु इनमें पश्चिम से पूर्व की ओर
पश्चिम से पूर्व की ओर एक मंद ढाल, पश्चिम से पूर्व की ओर एक मंद ढाल देखी जा सकती है। इनका सबसे ऊंचा भाग, इनका सबसे ऊंचा भाग पश्चिम से पूर्व की ओर मंद ढाल है। सबसे ऊंचा भाग सहारनपुर अंबाला, सहारनपुर अंबाला के आसपास देखा जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं सहारनपुर और अंबाला की, वहां पे कुछ 200 मीटर के करीब समुद्री स्तर से इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो हो गया सहारनपुर अंबाला की तरफ सबसे ऊंचा होता है। और आगे लिखेंगे और बंगाल में सुंदरबन डेल्टा तक पहुंचते हुए बंगाल में सुंदरबन डेल्टा तक पहुंचते हुए यह समुद्र के स्तर तक पहुंच जाता है। तो अंबाला वाले में क्या लिखना है ब्रैकेट में, 200 मीटर समुद्री स्तर से ऊपर। ठीक है, और यहां पे क्या है, समुद्र स्तर पे हो गया। तो ढाल कहां से कहां की हो गई, पश्चिम से पूर्व। हमें कैसे पता चलता है, नदियों से, नदियों से। तो नदी आप देखें, गंगा नदी कैसे बह रही है, पश्चिम से पूर्व बह रही है। क्यों बह रही है, क्योंकि उसकी ढाल उस तरह की। ठीक है, आगे लिखेंगे, ये तरंगित मैदान, ये तरंगित मैदान, तरंगित मैदान अपना उच्चावच, अपना उच्चावच स्थानीय कारकों के कारण बनाए रखते हैं। स्थानीय कारकों के कारण बनाए रखते हैं। तो स्थानीय कारक क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक क्लास आपके पास रिकॉर्डिंग पहले आई है, अगर आपको याद हो, खादर और बांगर, है ना। तो नया वाला कौन सा होता है, नया वाला खादर और पुराना वाला बांगर। तो पुराना अक्सर क्या होता है, उठा हुआ होता है, और खादर नदी के पास होता है। तो ये ऊंचाई में अंतर आ गया कि नहीं आ गया। और इनको कहना ये मैदान है, तो मैदान में भी अपनी ऊंचाई हो सकती है। अब पूरा का पूरा गंगीय मैदान है, गंगीय मैदान में बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार उठा हुआ है। बुंदेलखंड का पठार आर्कियन युगीन है, तो वो चट्टाने क्या है, वो आग्नेय चट्टाने हैं, तो वैसी बनी हुई है, यथावत बनी हुई है। तो अपना स्थानीय कारकों की वजह से इसमें ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर ये कैसा मैदान है, ये एक निक्षेपण का मैदान। ठीक है, और किसने निक्षेप किया है, निक्षेप किया है, नदियों ने निक्षेप किया है, और हमने इसकी बात की। ठीक है, अब हम इसका वर्गीकरण करने वाले हैं, उत्तरी मैदान का वर्गीकरण जल्दी से करेंगे। उत्तरी मैदान का वर्गीकरण दो तरह से किया जा सकता है। तो ये सी लेवल पे कर दूं, सी लेवल, यहां पर क्या कर दूं, इसको अंबाला लिख दूं, अंबाला, और ये इसकी मंद ढाल, इधर चौड़ा उधर संकरा। डन। और नदियों की जब हम बात करते हैं, नदियों का जो अपवाह तंत्र है, तो किसी ने लिखा सर इसलिए नदियां पूर्व से पश्चिम बह रही हैं। तो नदियों को निर्धारित करेगी ढाल। तो यहां पर क्या है, हिमालय है, तो हिमालय की ढाल से नदियां कैसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, एक तो अंबाला ऊंचा है, और क्या है, अरावली है। तो अरावली भी अपनी ढाल देता है। तो नदियां कैसे आ रही हैं, यहां पर यूं हो गई। उसके बाद हमारे पास यहां पर क्या है, मालवा और विंध्य है। यहाँ पे विंध्य है और यहाँ मालवा है, तो ये भी अपनी ढाल देते हैं, देते हैं नहीं देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, या आपने अगर रिकॉर्डिंग देखा है, तो इस क्षेत्र को हम एक जल विभाजक कहते हैं। तो जल विभाजक डिसाइड करेगा। डन। तो अब हम ये तो हुआ नदी के बारे में कि यहाँ नदियां कैसे बह रही हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, मैदानों का वर्गीकरण।
मैदानों का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो पहला आएगा अक्षांशीय वर्गीकरण। पहला आएगा अक्षांशीय वर्गीकरण और दूसरा आएगा देशांतरीय। देशांतरीय को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय वर्गीकरण। तो अक्षांशीय करने के लिए अगर मैं इस तरह कर दूं, ये कर दिया मैंने और ये कर दिया, और यहां पर आ गया मेरे पास HFF। तो ये किसका सीमांकन हो गया? HFF किसकी सीमा है? मैदान और हिमालय की सीमा हो गई। अब आपकी भाषा में आ जाने चाहिए। HFF आ गया, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? इस सीमा को क्या कहते हैं? MCT, और इसको MB, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। MBT मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट था, ये हमने रखा था। ऐसे कुछ है। और इनके ऊपर क्या है? इनके भी ऊपर कोई है? IT ऐसे रिकैप है। अब क्लियर हो जाना चाहिए कि सबके बीच में एक एक रेखा है, वो उनके बीच की भ्रंश रेखा है, जो उनको किस रूप से? भौगोलिक रूप से या भूगर्भिक रूप से? भूगर्भिक। ये रेखा दिखेगी नहीं आपको, ये रेखा आपको नहीं दिखेगी। आप भ्रमण करने गए, वो देखो वो दिख रहा है, HFF दिख रहा है। नहीं, चट्टानें यहां पे अलग हो जाएंगी। तो अगर एक भूगर्भ शास्त्री है तो वो पाएगा कि यहां पर जो प्रक्रिया थी, जो जिस तरह की चट्टानें इधर थी और जो इधर हैं वो बदल गई हैं। तो ये एक भूगर्भिक प्रक्रिया है, जिसका नाम आपको बता दिया ताकि आपको पता रहे। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम यहां पर हैं सर, ईस्ट की तरफ भूजल भी अधिक होगा। ये पवन कुमार है, ये पिछला रिकॉर्डेड करे हुए हैं। इनको बस जो रटा हुआ वो भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। ये अवसर है हमारे पास कि हम इन चीजों को और बेहतर पढ़ सकें। हाँ जी। तो अब हम कहां पर हैं? यहां पर अब हमारे मैदान होंगे। तो पहली जो पेटी आती है, पहली पेटी क्या कहलाती है? ये बड़े बड़े क्या बन गए हैं? ये शिलाखंड है, ये गोलाश्म है। कौन लेकर आ रहे हैं? ये नदियां लेकर आ रही हैं, चट्टानें लेकर आ रही हैं। ये गोलाश्म पत्थर और उनकी परत को क्या कहते हैं हम? इसको भाबर पेटी। कौन सी पेटी? भाबर पेटी। उसके बाद हमारे पास एक और पेटी आएगी, इसमें जल भराव की स्थिति रहती है। क्या रहता है? जल भराव। मृदा भी है और जल का संचय भी है। इस पेटी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तराई। तराई पेटी। हिमालय से मैं चला आ रहा हूं, मैं मैदानों की बात कर रहा हूं, और मैदान किससे बने हैं? मैदान नदियों से बने हैं। मैदान नदियों से बने हैं और हम इनकी बात कर रहे हैं कि कैसे बने। तो यहां से मान लीजिए, सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। यहां से मान लीजिए एक नदी चली। कहां से चली? यहां से चली। दिखाई देगी कि नहीं? दिखाई दे रही है। कहां से चली है? ये चली है मिडिल हिमालय से। मिडिल हिमालय से चली और इधर शिवालिक में यहां तक ये नदी आई और फिर अचानक अदृश्य हो गई। ऐसा ही कुछ इस नदी का भी हुआ। आई और अदृश्य हो गई, आई और अदृश्य हो गई। उसके बाद नदी फिर यहां पर दिखी। तो ये जो दो पेटियां हैं, ये नदी के जल जो पर्वत से आता है उसके द्वारा डिसाइड की जाती हैं। कुछ 8 से 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में नदियां अदृश्य हो जाती हैं। उस पट्टी को क्या कहा जाता है? उसको
भाबर पेटी कहा जाता है। उसके बाद की 10 से 20 किलोमीटर की पेटी में नदियां दिखे ना दिखे, नदी जल दिखने लगता है, और वो इतना ज्यादा दिखता है कि पूरी की पूरी पेटी जल भराव की पेटी, दलदली मार्शी प्रतीत होती है। इसको क्या कहते हैं? तराई। बट नदी अपने अच्छे स्वरूप में, जिसे आप नदी या एक धारा कह सके, धारा के रूप में इन दोनों पेटियों के बाद पुनः प्रकट हो जाती है। नदी क्या हो जाएगी? पुनः प्रकट हो जाएगी। अब यहां पर बनेंगे बाढ़ के मैदान। अब बनेंगे बाढ़ के मैदान। और ये नदियां कहां से आ रही हैं? ये हिमालय से आ रही हैं। ऐसे ही कुछ नदियां यहां से भी आएंगी, पठार से भी आएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? और वो क्या करेंगी? इनमें जुड़ भी सकती हैं, इनमें जुड़ भी सकती हैं। तो ये बनाएंगे हमारे बाढ़ के मैदान। अब बाढ़ के मैदान क्या होते हैं? प्रतिवर्ष अभी भी आप देख रहे हैं कि हिमाचल की नदियां, हिमाचल प्रदेश की नदियां, मैं प्रयागराज में सुन रहा था गंगा अपने खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, ब्रह्मपुत्रा जो है। तो इन नदियों में क्या होता है? नदी अपने किनारों के बीच में बहती है, नदी का जल बढ़ने लगता है, जल स्तर बढ़ने से वो अपने किनारों के परे बहने लगेगी। उस स्थिति को क्या कहा जाता है? ओवर बैंक फ्लो को बाढ़ कहा जाता है। ओवर बैंक फ्लो को बाढ़ कहा जाता है। तो यहां पर क्या होने वाला है कि ये नदी है हमारी, सोचते हैं इसको, ये हमारी नदी है, ठीक है, ये हमारी नदी है। एक उदाहरण ले लेता हूं कि बाढ़ क्या होती है। और ये नदी के किनारे किनारे पर, ये उसका किनारा है, ये नदी का किनारा है। सामान्यतः नदी अपने किनारों के अंदर बहती, लेकिन नदी में जैसे अभी वर्षा ऋतु है, आयतन बढ़ जाने की वजह से हर वर्ष पानी जो है किनारों के बाहर आ जाएगा, ओवर बैंक फ्लो हो जाएगा। स्वाभाविक है, ओवर बैंक फ्लो होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये भारत में होता है, इतना अभी हम देख भी रहे। लेकिन ये कब होता है? जब नदी का आयतन, जल का आयतन बढ़ेगा। जब जल का आयतन सामान्य हो जाएगा तो वो पानी वापस नदी की तरफ आ जाएगा, वन। दूसरा, क्योंकि ये अवसादी हैं, तो यहाँ के जो शैल हैं वो पारगम्य भी हैं, तो कुछ भूजल में चला जाएगा, कुछ नदी में समा जाएगा। लेकिन पीछे क्या छोड़ जाएगा? पीछे अवसाद छोड़ जाएगा। इस क्षेत्र में क्या छूटेंगे? अवसाद छूटेंगे। तो ये जो अवसादी क्षेत्र है, जो हर साल बाढ़ आने से बनता है, नदी के तट के से सटा हुआ, ये क्षेत्र हमारा तीसरा है। और इसको हम क्या कहते हैं? 3 नंबर। 3 नंबर ये क्या कहलाता है? खादर। ये क्या कहलाता है? खादर। सामान्यतः नदी ऐसे ही चलती। कभी कभी बाढ़ बहुत ज्यादा हो जाती है, 10 साल बाद बाढ़ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बाढ़ अपने सामान्य खादर पेटी के परे जाकर कुछ और क्षेत्र को भी अवसादी निक्षेप पहुंचा देती है, अवसादी निक्षेप पहुंचा देती है। तो ये वाला क्षेत्र भी हमारा बाढ़ का मैदान होता है। लेकिन क्या इसमें हर वर्ष बाढ़ आती है? नहीं, इसमें हर वर्ष बाढ़ नहीं आती है, विशेष परिस्थितियों में ही आएगी। ये हमारा चौथा हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? बांगर। इसको हम क्या कहते हैं? बांगर। तो ये 3 + 4 से ये बनता है। तो हमारे मैदान किन से बने? अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो एक पेटी भाबर 8 से 16 किलोमीटर, दूसरी पेटी तराई 10 से 20 किलोमीटर, शेष सारे के सारे क्षेत्र में बाढ़ के मैदान बनते हैं। बाढ़ के मैदान को नदी के साथ की सहायक नदियां, उन सब के जब भी वो बाढ़ में आएंगी, उनके जल प्रवाह की वजह से लाए गए निक्षेप है। जो वार्षिक रूप से होता है उसे हम खादर कहते हैं,
और जो कभी कभार होता है उसे हम बांगर कहते हैं। और दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो विशेष होता है, उसे दोआब कहा जाता है। तो जब भी नदियों की बात होती है तो नदियों के तट के आसपास का किनारा उनकी अवसादी एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी द्वारा बनता है। तो जलोढ़ मिट्टी हमारे लिए काफी लाभकारी होती कृषि के लिए, और यहीं पर मानव सभ्यताओं का भी विकास हुआ है। मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है, कृषि यहाँ पर हुई है, पशुपालन यहाँ पर हुआ है, तो ये क्षेत्र विशेष हो जाते हैं। ये हमारे उत्तर भारतीय मैदानों का वर्गीकरण। क्लियर हो गया? डन। इस पे हम पहले भी रिकॉर्डिंग में चर्चा हो चुकी है, अभी भी मैं इनको थोड़ी सी चर्चा जरूर लेने वाला हूं। आप लोगों के लिए रिवीजन भी हो जाता है, और अगर कुछ पूछना हो तो आप वो पूछ भी सकते हैं। तो पिछली बार हमने मानचित्र बनाना सीखा था उत्तर भारत का, इस बार हम गुजरात बना रहे हैं। ये हमने गुजरात बनाया, यहां से हमने राजस्थान बनाया, इसको ऐसे ले गए, और ये तो हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और यहां पर अगर आपको याद हो, हमने इस प्रकार से मणिपुर बनाया था, इसी गुजरात के लेवल पे ले आएंगे। यहां हमने मणिपुर बनाया, त्रिपुरा बनाया, मिजोरम बनाया, ये हमने ऐसे बनाया। तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। यहां पर हम क्या लिख देंगे? HFF। HFF के बाद हमारे तटीय मैदान बनने वाले हैं। इनका मैं वर्गीकरण करता हूं, 1, 2, 1, 2 और ये था 3A, 3B, 3C और 4। ठीक है, ये हुआ हमारा क्षेत्रीय वर्गीकरण। क्षेत्र में क्या है? राजस्थान या मरुस्थलीय मैदान। दूसरा क्या है? पंजाब हरियाणा मैदान। तीसरा गंगीय मैदान। ABC में क्या है? ऊपरी, मध्य और निचला। ये समुद्र से ऊंचाई के हिसाब से है। और चौथा क्या है? असम के मैदान। ठीक है, चित्र में बने हुए हैं, हमने इस पे बात भी की है। साथ साथ में जो लोग छात्र क्लास दोबारा करते हैं तो एक बार जब आप बनाते हैं वो आपकी स्मृति में भी जाता है, और जब आप पे प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को भी हम सोचते हैं। तो उन प्रश्नों को सोचना भी चाहिए, और इस पे अगर आपको कोई लेख लिखना है, क्योंकि ये दोबारा हो रही है क्लास लाइव में, तो आप साथ साथ में जॉटिंग्स कर सकते हैं, अन्यथा अपनी बुक से उसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ शोभा लिख रही हैं राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, और शोभा ने एक और डाल दिया है गुजरात। तो बच्चों क्या गुजरात के मैदान इसमें आएंगे? तो शोभा ये गलत हो गया बच्चे, गुजरात के मैदान इसमें नहीं आएंगे। मैंने 1 यहां पे शुरू किया है। गुजरात के मैदान तटीय पेटी में आएंगे, वो तटीय मैदानों में आएंगे, उत्तर भारतीय मैदान में नहीं आएंगे। अगर आपको याद हो, हमने ऐसे कुछ बनाया था। ये जो हमारा विस्तार है, ये हम बात कर रहे हैं। जब आपको परीक्षा के लिए, मैं देखता हूं यूपीएससी की जब प्रीलिम्स की परीक्षा आती है या मुख्य परीक्षा आती है, पहली बात तो छात्र ने किताबें नहीं देखी होती हैं, केवल नोट्स पे रिलाई करते हैं। उसके बाद जब नोट्स होते हैं तो जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप पाते हैं उस नोट्स का जो हाथ से लिखे नोट्स होते हैं बहुत ही सीमित सार होता है, लेकिन वो देखने में बहुत सारे हो जाते हैं। उनको याद कैसे करें, रिवाइज कैसे करें? तो अब आपको पता है पूरे के पूरे उत्तर भारत के मैदान में बस ये शीट बनी हुई है, इसी शीट को यही आपके नोट्स होने चाहिए। अगर ये बना हुआ है तो रिवाइज करने में झट से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
अब आपने किताब से भी पढ़े हुए हैं, केजीएस की बुकलेट से भी बने हुए हैं, हो गए। ठीक है। तारकेश्वर कुमार कह रहे हैं पंजाब और सिंध के मैदान एक ही हैं। तो तारकेश्वर, अगर आपने पिछला वाला नहीं किया हुआ तो आपके लिए अभी जानकारी मिल जाएगी पंजाब और सिंध कहां पर जुड़े हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो मैंने आपको बोल दिया ये कौन सा है, राजस्थान के मैदान। उसके बाद पंजाब हरियाणा के मैदान, ये आपके सामने लिख दिए। तो पहले भाबर से शुरू करें। तो भाबर पेटी क्या है? शिवालिक का गिरिपाद लिख सकता हूं। ठीक है। नदी पर्वत से मैदान में घुसती है, नदी पर्वत से आ रही है और मैदान में घुसती है, तो अचानक नदी के ढाल के प्रवणता में तीव्र वृद्धि हो जाएगी, तीव्र अंतर हो जाएगा। बल्कि कैसी थी ढाल? ऐसी थी, और यहां पर क्या हो गई? मंद हो गई अचानक। तो ढाल मंद हो जाने की वजह से यहां पर क्या होगा? नदी की जो परिवहन की जो क्षमता है वो बदल जाएगी। ठीक है। सो नदी के ढाल में तीव्र गिरावट। जो नहीं समझ सकते वो ऐसे और ऐसे कर लीजिए। यहां पर तीव्र ढाल थी और यहां पर मंद ढाल है। ठीक है। नदी बड़े क्या कहें हम, शैलखंड, गोलाश्म और बजरी का परिवहन करने में असमर्थ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत भारी है और नदी के पास वो ढाल नहीं रह गई, नदी के पास वो गति नहीं रह गई, है नहीं। नदी के पास जब तक गति थी वो बड़े से बड़ा पत्थर अपने साथ लेकर चली जाती। लेकिन ये जो शैलखंड है, बड़े बड़े चट्टाने हैं, ये चट्टाने, गोलाश्म क्या होते हैं? बोल्डर, बड़े गोलाकार वो, और बजरी, ये सब अब नदी नहीं ले जाती, इसलिए उनका क्या करती है? जमाव कर देती। किसका जमाव हो गया? बड़े बड़े शैलों का, पत्थरों का। ठीक है। इसमें इस चट्टानी पेटी कितना, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी में जल धाराएं अदृश्य हो जाती। तो नदी कहां गई? गायब हो गई। नदी कहां गई? गायब हो गई कि नहीं होगी? शोभा कह रही है रेत भी हो सकता है। शोभा, अभी आप गुजरात भी कर रहे थे, अब आप रेत भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत है ये लिखने में? रेत भी हो सकता है। तो सभी लोग, ये शोभा का तो मुझे पता नहीं कहाँ से है, शोभा है या इनका नाम जो भी है। मुझे एक बात बताइए, नदियों में कभी उत्तराखंड की तरफ, नदियों की तरफ जाना हुआ और आपने देखा नदी की घाटी सूखी हुई है, उसमें सफेद रंग के गोल पत्थर है? देखा है ऐसी पर्वतीय पहाड़ी नदियां देखी है? वहां जाके देखिएगा, रेत की मात्रा बहुत कम होती है, पत्थर ही ज्यादा है, पत्थर ही ज्यादा है। नदी नदी चीजों को बहाकर ले जाएगी। किन चीजों को? जिन चीजों को उसकी ढाल समर्थित कर सकती है, क्योंकि नदी की गति उसकी ढाल पर निर्भर करती है। तो अगर नदी तीव्र है तो तेजी से बह रही है, वो सब ले जाएगी। अब नदी क्योंकि मंद हो रही है, तो पहला काम भाई भारी चीजें रख दो। अभी भी रेत को बहाने की क्षमता उसके पास है, ऐसा नहीं है कि रेत नहीं बहेगी, रेत अभी भी बह जाएगी। रेत से कम कणों वाले, कम रेत से छोटे कण होते हैं, उसे हम गाद कहते हैं, सिल्ट, उसे भी बहा के ले जाएगी। और सबसे महीन जो होता है क्ले, मृत्तिका, उसे भी बहाए रखेगी। तो जो सबसे हल्का है वो नदी के पानी में बना रहेगा, जो सबसे भारी है उसकी छटनी हो जाएगी, वो रुक जाएगा। इसको अंग्रेजी में ग्रेडेशन कहते हैं। समुद्री तटों पर भी ये देखा जाता है
कि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो समुद्र की तरफ पानी की तरफ वो महीन कण रहते हैं और तट की तरफ मोटे कण रहते हैं। समझ में आया? डन। चलिए, तो ये हुआ हमारे पास। इस चट्टानी पेटी में जल धाराएं तो अदृश्य हो गई, तो नदी गई कहां? है अभी भी नदी है, यहां पर दृष्टिगोचर थी, नदी यहां पर अच्छे से दिख रही थी, यहां गायब हो गई। क्यों? अब यहां पर है, तो वो कहां पर हो गई है? गायब हो गई है, वो कहीं पर है। तो वो क्या है? निचले संस्तरों में प्रवाहित। तो जो नीचे के जो संस्तर हैं, नीचे के जो लेवल हैं, वो उनमें चली गई है अभी भी, लेकिन नीचे छिपी हुई। नीचे क्या है? छिपी हुई है, तो है अभी भी, लेकिन आपके लिए अदृश्य हो गई है। डन। ठीक है। और ये पूरी की पूरी पेटी एक निर्बाध पेटी हमारे लिए बन जाती है। इस पेटी को हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। कैसा होगा क्षेत्र? बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, रहने के लिए उपयोगी होगा? नहीं, रहने के लिए उपयोगी नहीं होगा। इन चट्टानों में कैसे रहा जाए? कृषि के लिए उपयोगी होगा? ये किसी भी चीज के लिए उपयोगी नहीं। आप नदी की, अगर आपने वो नदी की घाटी देखी है जिसमें पत्थर ही पत्थर है, उसमें क्या करिएगा? उसमें कृषि हो नहीं सकती। वामिका कह रही है, नीलकंठ पे गंगा नाली की तरह देखी रही है, लेकिन नीचे मैदान में बहुत पानी है। तो भाई, पर्वतीय नदियां, उनमें हमेशा ध्यान रखिएगा उनका आयतन कम होगा। आयतन कम होगा, उनके पास धार ज्यादा होगी। धार क्यों ज्यादा होगी? ढाल है। तो वो क्या करते हैं? वो साइड में फैलते नहीं है, वो ऐसे जाते हैं, अपना रास्ता काटते हुए जाते हैं। उसके रास्ते में जो भी आया, अभी आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में नदी के रास्ते में अगर कोई भवन है या कुछ है, तो वो बहा के ले जाएगी। इस समय नदी के पास इतनी ज्यादा शक्ति है कि नदी को सड़क से हटने की जरूरत नहीं है। आप साइकिल पे हो और एक ट्रक आ रहा है आपकी तरफ, तो किसे हट जाना ज्यादा बेहतर है? आप चुन लो। तो नदी पर्वतों में क्या है? ट्रक की तरह है, आ रही है। ये ब्यास आ रही है, ब्यास आई, ब्यास ने बहुत सारा बाढ़ और नुकसान किया। तो हमने कहा भाई ब्यास में नहीं रहते, ब्यास के इस तरफ हमने नए भवन बना लिए। ब्यास आ रही थी, ब्यास का मूड चेंज हुआ, ब्यास ने अपना रास्ता बदल लिया, अब ट्रक आपकी तरफ आ रहा है। तो ये जहां जाना चाहती है नदी जाती है। इसके पास आयतन नहीं होता, इसके पास क्या होती है? गति होती। लेकिन जब ऐसी छोटी छोटी हजारों नदियां, सहायक नदियां बन के मैदान की एक नदी में मिल जाती हैं, तो अब मैदान की नदी बनती। तो जो इन्होंने कहा गंगा जो है नीलकंठ पे तो नाली की तरह है, मैदान में चौड़ी हो जाती है, तो गंगा को अब आयतन मिलने वाला है। आयतन मिलेगा बहुत सारी सहायक नदियों से। तो वो क्या करेंगी? मैदान की नदियों के चौड़े होने में मदद करेंगी। ऊपर क्या थी? गहरा था, वो गहराई में कटाव कर रही थी। लेकिन जो मैदानी नदी है, अब उसके पास क्या है? अब उसके पास ढाल नहीं है, तो वो मंद गति से बहती है, लेकिन अपने किनारे चौड़े करते चले जाती है। किनारे चौड़ा करने में कौन मदद कर रहा है? जी, हर वर्ष बाढ़ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आयतन बढ़ रहा है। ठीक है। अब मंद दाल से गोखुर बनेगी, और ये रोज जहां पर है वहीं पर रहें कि नहीं रहें? तो आप बीच बीच में प्रश्न डाल दें। इसलिए क्या झरने भी इसी कारण से बहते हैं? भाई झरना क्या होता है? झरने को तकनीकी रूप से हम जल प्रपात कहते हैं। ठीक है। तो नदी जा रही, नदी सब कुछ काट देती है, नदी सब कुछ काट देती है। तो नदी एकदम घमंड में रहती है। बट पृथ्वी कहती है सुनो, तुम बाद में आए, हम पहले हैं, तो हमारी चट्टानें तुम्हें रोक सकती। तो अगर पृथ्वी के अंदर ऐसा चट्टानें थी, तो नदी क्या करेगी? इस चट्टान को काटती हुई चली जाएगी। लेकिन अगर ये चट्टान आग्नेय चट्टान, कठोर चट्टान, तो अब नदी आई, नदी आती है लेकिन काट नहीं पाती। अब नदी को माथा टेकना पड़ेगा। नदी यहाँ पर क्या होगी? फ्लैट होगी। लेकिन जहां ये खत्म होगी वहां पर नदी नीचे गिरेगी। तो ये जल प्रपात बनते हैं।
जलप्रपात किस लिए बनते हैं? वो नदी की वजह से नहीं बनते, वो नीचे की चट्टानों की वजह से बनती हैं। जब नदी अपनी युवावस्था पर्वतीय क्षेत्रों में वाहित हो रही है, उसके पास गति है, काटने की क्षमता है, बट अगर युद्ध हो जाए और चट्टान कहे कि मैं जो हूं अवसादी नहीं हूं, आग्नेय हूं, कठोर हूं, तो वो नदी को कहती है तुम आओ, टकराओ, और फिर बहने के बाद जहां तुम्हें हल्का मिले वहां जाकर गिरो, वहां बनेंगे जलप्रपात। ये कहाँ बन सकते हैं? कहीं पर भी बन सकते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। इनको निर्धारित करने के लिए शैल जरूरी है, पानी की वो जरूरी नहीं। शिवालिक के पर्वत पाद क्षेत्र में नदी अपने युवा अवस्था में होती है और उसमें गोलाश्म बजरी के रूप में होते हैं, और 20 से 30 किलोमीटर की चट्टानें, शिलाखंड व गोलाश्म। तो आप सब भी हाँ कह रहे हैं, मैं भी हाँ कह रहा हूं। ये हैं सुजीत कुमार दास। कल भी आपने, सुजीत आज का हो गया, आज भी सबने माथा टेक लिया। सुजीत ने पूरा लिख दिया है जो पिछला ये लिखा है, तो हमको पता है सुजीत पहले कर चुका है। सुजीत, मेरे दो छात्र थे, एक आईपीएस है महाराष्ट्र में और एक स्टेट पीसीएस में, दोनों भाई थे, एमपी में। दोनों ने हिंदी माध्यम में अपना इंटरव्यू रखा और इंटरव्यू देने गए, तो जो भी हमने उनसे बात की थी इंटरव्यू में ये करना, तो बहुत गुस्से में आए, बोले कि सर मौका ही नहीं मिला आज कुछ करने का। हमने कहा क्यों? बोला वो जो इंटरव्यू में प्रश्न करने वाला था वो प्रश्न ही ऐसे पूछता था, एक पूरा अनुच्छेद बताता था, हम सुनते सुनते सो जाते थे क्या कह रहा है। तो बोलता ठीक कह रहा हूं कि नहीं? हाँ। भाई प्रश्न हमसे पूछो। बोला प्रश्न भी बताता था, प्रश्न का उत्तर भी खुद ही देता था। देखो कितना ज्यादा जो है जलवायु परिवर्तन हो गया, तुम तो भूगोल वाले ही बच्चे हो। अब देखो हिमालय में नदियां जो हैं इनमें बाढ़ आ रही है, कितना नुकसान होगा, तुम्हें लगता है जलवायु परिवर्तन से जो है आपदा बढ़ रही है? हाँ सर। बोले जो भी क्वेश्चन हो पहले आंसर खुद ही देता था, हम हाँ करें, हमें समझ में नहीं आ रहा था हमारा टेस्ट कब करेगा। तो ये बीच में ऐसे सुजीत भैया हमारा कर देते हैं कि अपना लिख देते हैं कि मुझे आता है। हाँ सर आप सही कह रहे हो, जिस भी बैच के हो वही, है ना। तो ये हुआ, जिन लोगों ने किया हुआ है ये अच्छी बात है, आपको याद आती है, रिवीजन हो रहा है, बढ़िया है, बट बेकार में सिर्फ दिखाने के लिए ना करें। और जहां जो गलती होती है, जैसे शोभा ने गुजरात लिखा वहां, तो हमने कहा गुजरात प्लेन उसमें नहीं आएंगे। डन है। तो ये हो गया हमारा भाबर पेटी के बारे में, हमने इसके बारे में भी कर दिया। ये कृषि और बाकी चीज के लिए अनुपयोगी है, कृषि प्लस अधिवास के लिए अनुपयोगी है। लेकिन यहां अगर चट्टाने चाहिए, बजरी चाहिए, तो कच्चा माल बन सकता है कि नहीं? कच्चे माल संसाधन के रूप में यहां पे उत्खनन कर लीजिए, उत्खनन कर सकते हैं आप, उत्खनन, क्वेरिंग, क्वेरिंग के लिए काम कर सकता है। ठीक है। अब ये बिंद्रावन शुरू है। भारत की नदियों के किनारे पाए जाने वाले खादर और बांगर की भौगोलिक विशेषताएं अभी पढ़ाऊंगा, बट फिर भी विशेषताएं, इन दोनों प्रदेशों का कृषि और मानव बस्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये मास्टर जी हैं और ये कोचिंग का सवाल बनाना चाह रहे हैं। काफी काफी घटिया सवाल। क्यों घटिया सवाल है? एक बात बताइए कि अभी जैसे हमने इसका किया, भाबर कैसे बनती है और उसका प्रभाव देखा, ठीक है। अब ये कहने खादर और बागर का कृषि और मानव बस्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूरी की पूरी जो हम बात करते हैं सिविलाइजेशन हैं, वो सब इन्हीं में तो बनी, खादर और बांगर में। कृषि के लिए यही तो उपयोगी है, कह रहा है कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है खादर और बांगर का। भाई कैसे? वही वाले प्रश्न हैं जिनको प्रश्न पूछना नहीं आता, तो फिर वो इंटरव्यू लेने कैसे पहुंचे? इसे जुगाड़ कहते हैं। यारी दोस्ती बनी रहे, है कि नहीं। यूपीएससी वाले किसी से यारी दोस्ती, उन्होंने कहा तुम प्रोफेसर हो, आ जाओ, चलो बैठ जाना। नुकसान किसका होगा? छात्र का होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जिसके साथ चल रहे हैं, बिंद्रावन जी, अगर आपका नाम बिंद्रावन है तो इंतजार करिए, अगर आपका वही नाम है तो। डन। ये हो गया भाबर। भाबर के बाद किस में आ गए? तराई। तराई शब्द में तर आ गया। तर मतलब
जल भराव, पानी से भरा हुआ जल भराव। जो जल भराव समझ में नहीं है, अरे गुलाब जामुन है जिसमें चाशनी भरी हो, चाशनी से तरा हुआ, वही वाला सिलेक्ट करते हो कि नहीं? सूखा सूखा वाला कौन खाएगा भाई? थोड़ा सा और इसमें चाशनी डालो, तरावट आनी चाहिए। तो ये क्षेत्र क्या हो गया? तराई आ गया है। तराई क्या है? भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में एक संकीर्ण पेटी है। ये भी पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है, पूर्व से पश्चिमी विस्तार है इसका। कितना? 10 से 20 किलोमीटर। यहां पर क्या है? जल भराव की स्थिति। यहां का अपवाह, जल का अपवाह अत्यधिक मंद ढाल के कारण बाधित हो चुका है। ठीक है, डन? सभी लोग क्लियर? जल का अपवाह अत्यधिक मंद ढाल के कारण बाधित हो जाता है, जल भराव की स्थिति हो जाता है, दलदली क्षेत्र हो जाता है, दलदली क्षेत्र हो जाता है। यहां पर क्या हो जाएंगे? उष्ण भी है, आर्द्र भी है। तो यहां पर क्या हो जाते हैं? वन, वनों का विकास। ठीक है, अब मनुष्य से पहले जीव आ गए थे, कि नहीं आ गए? तो वन क्या हुए? पादप आ गए। पादप यहीं पर है। पादप थे तो फिर यहां पे पशु भी आएंगे, तो यहां पर जीव भी आ गए। तो यहां पर क्या आ गए? वनीय पशु भी। तो वो पेटी है जिसमें हम जो है वन्य जीव जो है, भारत के वन्य जीव जितने भी हैं, आपके हिरण हुआ, बाघ हुआ, ठीक है, जंगली भैंसे हुए, पक्षी हुए, गीदड़ हुए, सियार हुए, ये सारे यहाँ पर होते हैं। ये सारे क्या है? ये यहाँ पर होते हैं। क्यों? क्योंकि वन हो गए, इस तरह का विस्तार है। यहीं पे बहुत सारे उष्ण और आर्द्र हैं, तो बहुत सारे क्या होंगे? कीट भी होंगे, बहुत सारे कीट भी होंगे। जल भराव की स्थिति क्यों है? जल भराव की स्थिति क्यों है? क्योंकि अब पत्थर तो रहे नहीं, ये है, और इसी स्तर पे हमारी रेत भी है, रेत और मिट्टी भी है। रेत, मिट्टी और जल भराव। और नदियां जो है अभी कंफ्यूज है, उन्हें अपना रास्ता ढूंढना है। नदियां जो है, नदियां ऐसा लगता है कि एक ऐसा क्षेत्र हो गया जिसमें जल भी एकत्रित है, नदी अपना मार्ग ढूंढने वाली है, बनाने वाली है। तो ये एक तरह की संक्रमण पेटी हो गई। ये क्या हो गई? एक तरह की ट्रांजिशन जोन है, संक्रमण पेटी है। तो प्रकृति ने सब कुछ बनाया, तो प्रकृति ने कहा देखो, हिमालय पे तो बहुत सारे तापमान में अंतर होने की वजह से बहुत सारे हमारे पास वन और बाकी चीजें नहीं हो सकती हैं। यहाँ उष्ण भी है, आर्द्र भी है, तो वनस्पति के लिए उपयोगी हो गया, कीट के लिए उपयोगी हो गया, और किसके लिए उपयोगी हो गया? पशु पक्षियों के लिए। वो सब उनका आवास है, उनका आवास है। लेकिन फिर इस आवास पे हमने कब्जा कर लिया, तो हमने क्या किया? रिक्लेमेशन ऑफ तराई। रिक्लेमेशन मतलब क्लेम करना, मतलब कब्जा करना। किसने किया? हमने किया। मनुष्यों ने जाकर तराई पे कब्जा कर लिया। क्या कर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी समस्या है पानी, पानी का भराव। अगर आप अपने अपवाह तंत्र को थोड़ा सा ठीक कर लें और यहां से जल निकासी के प्रावधान कर दें, क्या कर दें? जल
निकासी के कृत्रिम प्रावधान। तो जो यहां का पानी का बहाव है, जो रुका हुआ था, आप एक ढाल बना दीजिए तो पानी बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा। इंजीनियरिंग टेक्निक है, पंप लगा दीजिए, पंप से निकाल दीजिए, निकाल सकते हैं। पंप से निकाल के एक तरफ को कर दिया, तो आपने क्या किया, मैकेनिकल तरीकों से जल निकासी के प्रावधान कर दिए, वहां की ढाल में संतुलन ले आए, सब कुछ कर दिए। तो अब क्या हो गया, ये क्षेत्र क्या है, यहां पे पादप भी है, जीव भी है और मृदा भी है, और अब उतनी ढाल भी नहीं है, मंद ढाल। तो अब यहां मानव बस्ती बन सकती है कि नहीं, तो यहां पर मानव बस्ती बसा दी गई। लेकिन फिर वही है, मानव बस्ती अपने मन से नहीं आई थी। अपने मन से, अगर अपने मन से आना था मानव बस्ती को, तो वो कहां पर आती है, खादर और बांगर में, सपाट क्षेत्र में। क्यों वो रहेगी इस सारे क्षेत्र में, कि जहां पर बहुत ज्यादा उष्ण और आर्द्र दशाएं हैं। अभी जो मौसम चल रहा है, 2 दिन बारिश आई दिल्ली में, पिछले 2 दिन से कितनी उमस बढ़ गई है और गर्मी भी है। गर्मी उष्ण है और आर्द्र, आप बाहर जाके देख लीजिए, उससे भी ज्यादा ऐसी दशाएं हैं, तो यहाँ मानव के लिए रहने के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन भारत में इस क्षेत्र पे रिक्लेमेशन किया गया, और जो लोग विभाजन के बाद भारत में आए, तो बहुत से प्रवासियों को, जो भारत वापस पहुंचे, रेफ्यूजीज को, वहां पर हमने शरणार्थियों को बसाया। इसको रिक्लेमेशन ऑफ तराई कहते हैं। ये कहां पर हो गया, ये कौन सी पेटी हो गई, उत्तराखंड, उत्तराखंड प्लस उत्तर प्रदेश की तराई। उत्तर प्रदेश की तराई पेटी जो है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की तराई पेटी में आप पाएंगे कि ये देखा जाता है। तो वहां पर लोग पहुंच गए हैं, लोगों ने क्या किया, पेड़ों को साफ किया, वहां कृषि करना शुरू कर दिया, वहां पे बस्ती, सब कुछ किया। और यही पेटी में, इसी पेटी में आप पाएंगे कि भारत के बहुत सारे नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य भी यही मिलते हैं। तो उत्तराखंड में आपने सुना जिम कॉर्बेट, सुना आपने राजा जी, सुना, इधर आएंगे तो पीलीभीत की तरफ उत्तर प्रदेश में, यहां तक आपको नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य मिलेंगे। क्यों, अब यहां पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने लगा है। कायदे से तो पशु अपने आवास में, प्राकृतिक आवास में मजे से रह रहे थे, लेकिन हमने जाकर क्या कर लिया, वहां पे अतिक्रमण कर लिया। अब अतिक्रमण कर लिया, तो हमारे अतिक्रमण से उनका आवास क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो हमने संरक्षण हेतु कुछ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बनाया, संरक्षित आरक्षित क्षेत्र किया हमने, और जिसमें यहां पर ये मिले। तो यहां पर एक विरोधाभास आया कि इनका रिक्लेम करने से क्या समस्या हुई, मानव पशु में एक तरह का यहां प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें पशु पीछे रह गए। दूसरी चीज ये है, क्योंकि यहां पर कीट के लिए भी उपयुक्त है, तो यहां आज भी इसको मलेरिया पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मलेरिया पेटी। और यहीं पर आपने सुना होगा ब्रेन फीवर, जापानीज इंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क का ज्वार, ऐसे सुना है। तो लोगों को दिमागी बुखार जो यहां पर होता है, तो ये यहां पर होता है। यहाँ के बच्चों को बहुत सामान्य मलेरिया, एंसेफेलाइटिस इत्यादि की तकलीफ देखने में आती। क्या हो गया, तराई बेल्ट, ये दोनों के दोनों संक्रमण पेटी है। यहां पर क्या हुआ है, तीव्र ढाल से मंद ढाल का क्षेत्र हुआ है, तराई का इंक्रोचमेंट हुआ है, और तराई भी पश्चिमी भाग में ही ज्यादा पाई जाती है। पूर्वी भाग में तराई भी खत्म हो जाएगा। क्यों, वहां पर द्वार आ जाए। पूर्व में हम उसे क्या कहते हैं, द्वार। तो दून पश्चिम में मिलता है, तराई पेटी मूलतः पश्चिम में मिलती है, पूर्व में वो कम ही है, क्योंकि वहां पर हम उसे द्वार कहते हैं। बट बनने की प्रक्रिया समझ में आ गई। तो वहां पर भी कोई ना कोई क्षेत्र तो होगा जो जल भराव का क्षेत्र होगा, तो वो भी हो सकता है। तो सिद्धांत वही रहते हैं, जगह अलग हो सकती है। ठीक है, अब किस पर आ गए, खादर व बांगर। ये क्या है, उत्तर भारत के बाढ़ के मैदान। ठीक है,
तो नदी है, नदी अपने किनारों पर बह रही है, ठीक है, ये नदी का जल प्रवाह, ये किनारे। अगर बाढ़ आई, अगर बाढ़ आई, फिर गोरखपुर में ज्यादा होता है, तो मैंने आपको बोला पीलीभीत तक चले जाइए आप, पीलीभीत, गोरखपुर, जो हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल तक ये प्रभाव आप देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी आबादी भी ज्यादा है और वहां पर कृषि के लिए भी बसाए गए हैं लोग, तो वहां ये बना रहेगा। तो अब ये नदी में बाढ़ आई, बाढ़ आई, बाढ़ का पानी आया और बाढ़ के पानी ने यहां पर जमाव कर दिया। 1 वर्ष जमा हुआ, 2 वर्ष जमा हुआ, 3 वर्ष जमा हुआ, अब क्या हो गया, एक अवसादी क्षेत्र बन गया है और यहां पर डन। अब इंद्रावन ने कहा कि इस मैदान में कृषि के प्रभाव बताओ। भाई कृषि को क्या चाहिए, किसान को क्या चाहिए? किसान को अपनी मृदा में उर्वरकता चाहिए और किसान को अपनी मृदा के लिए पानी चाहिए, यही चाहिए होता। फसल तैयार करने के लिए सूर्यदेव है ही, तो सूर्य अपना प्रकाश दे देंगे। हमें क्या चाहिए, हमारी मृदा उर्वरक होनी चाहिए और दूसरा पानी होना चाहिए। खादर में मिल रहा है, दोनों के दोनों मिल रहे हैं। जब हमने फसल लगाई तो फसल मृदा से उर्वरक तत्वों को ले लेगी कि नहीं ले लेगी? तो क्या हो सकता है उस वर्ष के बाद उस फसल को उर्वरक शक्ति उसकी कम हो जाए, तो फिर बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ क्या कर देगी, उसको रीसप्लाई कर देगी, रिफ्रेश कर देगी, दोबारा आ जाएगी, उसका पुनर्नवीकरण हो जाएगा, नवीनीकरण हो गया। तो ये कह रहे हैं सर बताओ क्या प्रभाव होगा? यही प्रभाव होगा, अच्छी कृषि होगी और क्या होगा। इसीलिए मानव सभ्यताएं कहां बनी, नदी के किनारे बनी। इसमें एक समस्या और है, एक समस्या और है कि यहां बाढ़ आएगी तो लोग जो है विस्थापित होंगे, तो किसने कहा नदी के किनारे ही रहो, सो के उठे पलंग से, पैर जो है नदी में भीग रहा है, क्यों करना भाई, थोड़ा दूर रहो। कृषि, अब बाढ़ से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बाढ़ एक प्राकृतिक चीज है। बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक चीज है, वो आएगी, आप उस हिसाब से अपना प्रबंधन कर लीजिए। तो आप अपने खेत यहां रखिए, अपने घरों को कहां रखना चाहिए, नदी से दूर रखना चाहिए। लेकिन आप कहीं से विस्थापित होकर आए हैं और शहर में जमीन बहुत महंगी है और आपको झुग्गी डालनी है, तो आप नदी का किनारा अतिक्रमण कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते, फिर बाढ़ आती है तो समाचार आते हैं नदी में जो है घर डूब गए या फिर कुछ जो है लोगों के आवास डूब गए। वो सारे क्या थे, अतिक्रमण के आवास थे। और मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी जब छात्रों से बात होती है जो ऐसे क्षेत्रों में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में है, तो बहुत दुखद कहानियां वो मुझे बताते हैं कि सर राहत और बचाव में कितनी चुनौतियां आती हैं, कितने लोग जान दे देते हैं, कई बार हम ही नहीं कर पाते। अब राहत और बचाव तो हो गया, उसके बाद होता है उनका मुआवजा। तो मुआवजे में मेरे जो आईएएस छात्र हैं उनका ये कहना है कि सर मुआवजा तो दे दें, मुआवजा तो दे दें, आपके पास कागजात तो होने चाहिए, आपके पास वहां का भू स्वामित्व होगा तभी तो मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे। तो ये लोग जो गैर कानूनी रूप से यहाँ पर नदी के तटों का अतिक्रमण कर लेते हैं और बाढ़ से प्रभावित होकर जान भी जाती है, या फिर जब विस्थापित होते हैं तो क्लेम लेने आएंगे, तो प्रशासन क्या अपनी जेब से क्लेम देगा? आप बताइए, एक आईएएस ऑफिसर अपनी जेब से तो देगा नहीं। भाई नाम बताओ, इस नाम के अगेंस्ट ये क्लेम, ये क्लेम है कि नहीं? आपने अभी समाचार में सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री और हमारे हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी में जो है अभी बहस हो गई, मंत्री ने उसको बढ़िया पिटाई लगा दी, अधिकारी को पिटाई लगा दी। आप लगा के दिखाओ, मंत्री जी लगा गए थे पिटाई। तो बात क्या थी, बात ये थी कि हिमाचल प्रदेश में एक भवन गिर गया, भवन गिर गया, तो भवन गिर गया तो अब क्या होना है, मुआवजा होना है। तो उन्होंने कहा ये हाईवे अथॉरिटी के इंडिया का जो क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, उसके परे का आया है। अगर इस क्षेत्र में आता, हाईवे अथॉरिटी के अंडर आता, तो हम इसका, केंद्र सरकार इसका मुआवजा देती। क्योंकि ये नियम के अनुसार उस सीमा में नहीं है, तो ये मुआवजा राज्य सरकार को देना हो। मंत्री कहाँ के थे, हिमाचल के थे, तो यानी मुआवजा कौन देगा, राज्य सरकार देगी। स्वाभाविक है, मंत्री जी की जेब से जाएगा नहीं, राज्य सरकार के खजाने से जाएगा। और अगर ये देता, अगर ये अधिकारी देता तो क्या अपनी जेब से देता? तो भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से देता। भाई को पकड़ के पीट दिया, तू हमें समझाएगा, ले ले ले, ले मार रहा मार रहा मार रहा।
भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से पढ़ाई करके मैं पास हुआ होगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का अधिकारी है वो बेचारा, बहुत मेहनत करके पास हुआ होगा, फिर कोचिंग वालों ने उसकी फोटो लगाई होगी, उसके माँ बाप को माला वाला चढ़ी होगी, सब भैया ने पूरा भोकाल मचाया होगा यूट्यूब में, ग्रैंड एंट्री करी होगी, अब ग्रैंड सुताई हो गई। कोई ग्रैंड सुताई दिखाता ही नहीं, इसका वीडियो नहीं आएगा कहीं पर। ग्रैंड एंट्री के बाद यही आपने उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले को देखा होगा, वो भी बहुत लतियाए गए हैं, वो भी लतियाए गए हैं, क्यों? पकड़ के मार। तो जितना भी ग्रैंड एंट्री कर रहे हो बेटा, इतनी ग्रैंड होती है ना जब सुताई होती है। और वो तो शुक्र है यहां पर केंद्र सरकार आ गई, नहीं तो पिटने के बाद खुद ही बेचारा अपनी गाड़ी में इलाज करवा के आया था। जितने भी ग्रैंड एंट्री घूम रहे हो, तो बात क्या है? सिंपल सी बात है, ये जो नदियों में जो बाढ़ आती है और बहुत से लोग उससे जो है, अभी जैसे गंगा के निचले इलाकों में बाढ़ आ रही है, तो यदि हमने नदी के निचले इलाकों का अतिक्रमण कर लिया है, वैसे तो सरकार के क्लियर नियम होते हैं, सरकार के क्लियर नियम होते हैं कि इस क्षेत्र का आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, लेकिन सरकार में अधिकारी भी तो बढ़िया बढ़िया होते हैं, ग्रैंड एंट्री वाले, ग्रैंड कमाई करने के मूड में कोई भी परमिशन दे देते कि नहीं, अरे मंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री जी आप ही का देश है, आप जो कहो। तो उसने दे दिया तो गड़बड़ है। तो दिल्ली में कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी के जो नदी का जो क्षेत्र है, विस्तार का जो क्षेत्र है, जो उसका फ्लड जोन है, उसमें कोई भवन नहीं बनना चाहिए, लेकिन एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, अक्षरधाम मंदिर। परमिशन कहां से आई? परमिशन तो दे दी गई। उसके बाद भारत में जो है वो हो गए, कॉमनवेल्थ गेम हो गए। कॉमनवेल्थ गेम होने थे 2010 में, तो उसकी तैयारी नहीं, स्वाभाविक सी बात है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरह है सारे अधिकारी, आखिर में ही तैयारी करते हैं क्रैश कोर्स में या टेस्ट सीरीज में। तो भाई पूरा समय था, जब खेलों में 3 साल रह गए थे 2007-8, देखा भाई खेलों की तैयारी नहीं है, स्टेडियम तो बने हुए हैं दिल्ली में, वो तो ठीक है, लेकिन जो खिलाड़ी आएंगे तो वो रहेंगे कहाँ? यार जमीन भी नहीं है। ये है ना जमुना, इसके इधर बना दो, तो आप अभी जाके देखिएगा वहां एक खेल गांव भी बना हुआ है, इमारतें बन गई, लेकिन वो तो अलाउड ही नहीं है। अरे चेक कर, पहले कुछ अलाउ हुआ? हाँ, ये है ना अक्षरधाम मंदिर, इसको परमिशन मिली थी, उसी को लॉज में इसको भी परमिशन दे दो, दे दी गई परमिशन। तो एक गलती, अब दूसरी भी हो जाएगी, दूसरी भी होगी। जल्दी जल्दी में गंगा के उस क्षेत्र, यमुना के उस क्षेत्र में जहां बाढ़ आती है, वहां पर बाढ़ भी नहीं आती। अभी तो गंगा का बिल्कुल ही लिटरली वो रिवर बेड है, रिवर बेड में बना दिया गया वो खेलगांव। आप चले जाइए यहाँ पर काले खां जो हमारा बस अड्डा है और निजामुद्दीन जो पुल है, वहां पर जाके देखिए, वो गंगा यमुना के जो तली है, जो उसका क्षेत्र है, रिवर बेड में बना हुआ है। अब रिवर बेड में बना तो दिया, मजे से बनाया, अब जैसे ही बनाया खिलाड़ी पहुंचे और मच्छर ही मच्छर, इतने मच्छर भाई, क्योंकि अभी आपने अतिक्रमण किया। मच्छर तक तो ठीक है, खिलाड़ी के कमरे में सांप भी निकल आए, खिलाड़ी को सांप सूंघ गया, उसकी परफॉर्मेंस अगले दिन खत्म हो गई। दौड़ू कैसे? रात में तो मैंने सांप देखा, मैं जिंदा आ गई, यही बहुत है, चल रहा है। अब वो बन गए, अब बन गए खिलाड़ी, तो भैया अपना खेल जो भी हुआ हुआ, चले गए। अब भवन बने हुए हैं, अब क्या करें? तो उन्होंने सरकारी अधिकारी को आवास बना रखा है उसे, वो हट तो सकते नहीं, प्रॉपर बिल्डिंग्स बनी हुई है, प्रॉपर बिल्डिंग्स बने हुए हैं। नदी में जब पानी कम होता है तो बदबू भी वहां पर खूब आती है, मच्छर कीट सब कुछ आएंगे, और नदी में अगर बाढ़ आएगी तो बच के दिखाओ। तो मेरे कई अधिकारी छात्र जो हैं, मेरा ऐसे किसी से बात हुई, मैंने कहा कहाँ रुके हुए हो? बोला सर मैं घर अलॉट हो गया, यहीं पर सर खेलगांव। अच्छा तुम नदी पे रह रहे हो? होने को तो रिवर व्यू है, जब रिवर रिवर अपना विकराल व्यू दिखाएगी तो ये सब हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें नदियों से जुड़ी हुई हैं। तो अभी किसी ने कहा सर आवास के लिए कैसा है, तो मुझे नहीं लगता ये आवास के लिए अच्छा है। मुझे ये भी लगता है कि भारत, और क्योंकि मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ लाइव में ये चर्चा हो सकती है, भारत जो विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, यहाँ की खाद्य सुरक्षा खादर पे डिपेंड करती है। खादर का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण
मुझे लगता है गलत है। आपको इमारत बनानी है, आपको उद्योग स्थापित करने हैं, तो खादर में स्थापित कर रहे हो, पहली बात तो उपजाऊ जमीन खाने वाले हो, ठीक है। दूसरी बात, इस पर ये चीज स्थापित करोगे तो अपनी प्रैक्टिकल समस्याएं भी आएंगी, बाढ़ आएगी बार बार, उससे बचोगे, सब कुछ करोगे, जो भी आप करना चाहते थे उसमें व्यवधान भी आएगा, ठीक है। और तीसरी बात, जो बाकी सारा एरिया है उसको काहे नहीं यूज करोगे भाई? कर सकते कि नहीं कर सकते? तो नदी के लिए बाढ़ आयोग ने कुछ हमारे नियम बना रखे हैं, कुछ जोनेशन हुआ है भारत में, जो जोन है आपदा प्रबंधन में आपको बताया गया होगा, तो उस जोन के हिसाब से नदी की जो तली है, रिवर बेड का इंक्रोचमेंट अलाउड नहीं है। भ्रष्ट अधिकारी कर दे तो अलग बात है, और उसके बाद खादर पे भी कम से कम होना चाहिए। तो आपने कई बार सुना है कि किसानों की जमीन ली जा रही है, ठीक है, किसानों की जमीन ली जा रही है, उसका अधिग्रहण किया जा रहा है, किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, ठीक है। किसानों की अच्छी भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अगर आपको अधिग्रहण करना है तो ये तो यार प्रकृति आपके लिए मेहनत कर रही है। भारत में सोचो कितनी सब्सिडी जाती है उर्वरकों के लिए। हमारा किसान बेचारा दुखी रहता है कि उर्वरक नहीं मिल रहा है, सरकार जो है उर्वरकों की दाम बढ़ाती जा रही है। सरकार कौन सा अपने घर से ला रही है? सरकार भी तो आयात ही कर रही है। तो उर्वरकों की समस्या तो वैश्विक समस्या है, वैश्विक समस्या है। तो हम वो उर्वरक लाएं, और यहाँ पे प्रकृति फ्री में उर्वरक दे रही है, हर साल दे रही है, उसकी हम अनदेखी करें तो कितनी गलत बात है, ठीक है। ये हुआ पहला, इसको हम खादर कहते हैं। ए, कभी कभी बाढ़ अप्रत्याशित रूप से ज्यादा होती है, और उस समय में नदी का पानी यहां भी और यहां तक भी आ सकता है, कभी कभार आता है। तो आपने देखा पिछली बार जब दिल्ली में बाढ़ आई तो लाल किले की दीवारों तक पहुंच गई, जो सामान्यतः नहीं होता, सामान्यतः नहीं होता है। तो नदी वहां तक पहुंच गई और दिल्ली में वो पानी काफी समय तक भरा रहा। इस बार सरकार खास इस चीज का ध्यान रख रही है, अब नई सरकार है तो नई सरकार ने इस चीज को रखा है कि भाई वो वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो स्थिति आने में देर नहीं लगी, वो तो नदी के मन पर है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि नदी जो है दिल्ली में घुस आई थी, दिल्ली नदी में घुसी है, नदी तो अपने मूड में बह रही थी, ठीक है। तो यहां पर जो हम देखते हैं, तो यहां पर भी कभी कभार बाढ़ का पानी आ सकता है, कभी कभार 5 साल 10 साल 15 साल। तो यहां पर जब बाढ़ का पानी आएगा तो यहां पर भी आ सकता है। तो होने को तो ये भी निक्षेप से बना है, ये भी निक्षेप से बना है, लेकिन बी किससे बना है? ऐसे निक्षेप से वो कभी कभार जो वहां पर जाता है। तो खादर क्या है? यहां पर वार्षिक बाढ़ के निक्षेपों से बना है, प्रतिवर्ष नवीनीकरण हो जाता है इसका, ठीक है। अवसाद जो है, यहां पर अवसाद की मात्रा, अवसादों में क्योंकि प्रतिवर्ष होना है, तो यहां पर अपनी क्या कहते हैं, इनके जो पोषक तत्व हैं अधिक होते हैं, इनकी जो आर्द्रता है अधिक होती है, लवण जो है वो कम हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि पानी आएगा उसे बहा कर ले जाएगा, तो ये रहेंगे। रुचि शुक्ला कह रही है यहाँ सोलर प्लांट हो सकता है। सोलर का इससे क्या लेना देना? सोलर तुम अपने घर पे लगा लो, सोलर तुम लद्दाख में लगा लो, कोई रोक रहा है? कुछ भी आ सकते हैं। सर यहाँ मैरिज हॉल हो सकता है, हो सकता है, जो मर्जी कर लो। सर अपना ही हो सकता है, खुद ही शादी करते रहे सर, हर तीसरे दिन मैं कर लूं, कर लो, कोई टेंशन नहीं। सर हिमालय बहुत से नदियों का उद्गम क्षेत्र होने के बावजूद जल संकट की संभावनाएं क्यों बढ़ रही हैं? तो भाई एक बात बताओ, एक व्यक्ति है, उसके माँ बाप उसको करोड़ों की जायदाद दे गए, और वो रोज सुबह से शाम तक महंगी शराब पीता है,
उसको कोई होश नहीं रहता, लोना भी मुश्किल। तो वहां पे जल संचय के प्रावधान करना मुश्किल है, और जब पानी आता है तो बहुत तेजी से आता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि केवल आपका जल उत्पत्ति क्षेत्र होना ये गारंटी नहीं देता है कि आप जो है उतना जल को संचय और उसका समझदारी से उपयोग कर सकते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ चुनौतियां हैं, ढाल उसकी विशेष चुनौती रहती है, स्थल आकृति जो आपको अवसर नहीं देती जल संचय का वो भी है, और जल जब आता है बहुत तेजी से आता है, आपको उतना समय भी नहीं मिलता कि आप उसे संभाल पाए। ठीक है, वॉइस वॉइस वॉइस, सब कह रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम हो गई है। हाँ जी, कुछ चल रहा है, ऑडियो चेक करें, आवाज नहीं आ रहा है, बताओ मास्टर जी मूक हो गए हैं, गूंगा हो गए हैं। मैं तो बोल रहा हूँ अभी भी, लेकिन सर अब चलने लगा है। अच्छा फिर ठीक है, तो थोड़ी देर इंतजार कर लिया करो यार, बीच में अप डाउन है, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है। डन, चलिए वापस आते हैं। तो ये हो गया खादर। खादर के बारे में हमने लिख लिया, नया, और क्या हम ये कह सकते हैं निचले क्षेत्र में है, नदी का निचला किनारा। यहां पर मृदा की गुणवत्ता सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी, कृषि योग्य विशेष भूमि है, कृषि के लिए उपयुक्त, अच्छी कृषि सकती, कृषि के लिए उपयुक्त। आपको सघन कृषि करनी, सघन कृषि लिख रहा हूं। सघन का मतलब जितना ज्यादा आप डाल सकते हैं, जितना ज्यादा उस भूमि से निकाल सकते हैं निकालिए, भूमि देने को तैयार है। ठीक है सर, आवाज दैत्यों जैसी आ रही है। भाई इसने दैत्य भी देखे हुए हैं यार, तुम क्या अलिफ लैला और हातिम ताई देखते हो क्या? क्या दैत्यों वाली आवाज, मतलब मुझे दैत्य आज तक मिला नहीं, मैं समुद्र में भी देख आया, इन्हें दैत्य वाली आवाज भी पता है, बढ़िया है यार। मैं भी रिकॉर्डिंग सुनूंगा भाई, दैत्य कार आवाज कैसी होती है। सर इसका पीएच बताइए, इसका ब्लड ग्रुप ना बता दूं क्या, पीएच बताइए। ठीक है, इसका पीएच, ये वो वाले होते हैं लेफ्ट ब्रेन ना, हर चीज जो है इसका पीएच बताइए, इसका वो बताइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृषि और किसी भी चीज के लिए जनरली मृदा जो है जितनी न्यूट्रल होगी उतना अच्छा है। एसिडिक मृदा बहुत अच्छी नहीं होती है, तो जनरली लेटराइट मृदा जो होती है एसिडिक होती है। ये मृदा हल्का सा बेसिक होगा, इसका पीएच अगर मैं कहूँ तो 7.5 के करीब, 7 7.5 ऐसा होगा। बाकी तुम चेक कर लो उसमें सैंपल लेके और वो करें। तो भारत सरकार इसका वैज्ञानिक काम भी करती है, क्या करती है? सॉइल हेल्थ कार्ड, क्या करती है? सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड करेंगे, उसका पीएच भी बता देंगे, उसके लवण भी बता देंगे, उसका एसिडिटी भी बता देंगे, लेकिन आपको जानने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बस चचा ने पूछा तो मैंने कह दिया 7.5 के करीब होना चाहिए। ठीक है, फिर बोलेगा सर खादर का है, बांगर का भी पीएच बताओ, फिर हर चीज का पीएच बताओ, तो चल रहा है। डन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और एनसीईआरटी में भी लिखा है इसका रंग कैसा होता है, देखो इस बहाने एनसीईआरटी तो खोलोगे, वो पीएच वाले भैया जरा एनसीईआरटी तो खोलो, हमारी किताब खोल लो, उसमें मिल जाएगा। है कुछ खादर में कुछ लिखा है? एनसीईआरटी में आनंद तिवारी किस फसल की खेती करें सर, बताओ यार। गेहूं लगाना है मेरे भाई, लगाओ। धान लगाना है, लगाओ। जब ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें पानी भी है, जिसमें पानी भी है, जिसमें ऊष्मा भी है, उर्वरक भी है, सारी खेतियां करवा लीजिए। अब कुछ फसल ऐसी होती है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे हम चावल और संबंधित फसलों को कहते हैं, तो उनके लिए उपयुक्त है।
क्या यहाँ गेहूं लग सकता है? लग सकता है, लेकिन गेहूं को उतनी ज्यादा जरूरत होती नहीं है, गेहूं 70 सेंटीमीटर में भी चल जाए। तो आप अपने दलहन तिलहन सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप पाएंगे कि कुछ जो हमारी ड्राई जोन क्रॉप्स हैं, जिनको इतने पानी की जरूरत नहीं है, तो उनको यहाँ लगाने की जगह, यहाँ लगाने की जगह धान लगाइए। धान लगाइए, गेहूं लगाइए, दलहन लगाइए, गन्ना लगाइए, सब है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, एनसीईआरटी में विस्तार नहीं है सर, तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोई कह रहा है कपास लगानी है सर, कपास लगाओ, लगाओ, कोई नहीं रोक रहा है। देखो बात यह है कि कृषि योग्य भूमि सीमित है, कृषि योग्य भूमि सीमित है। तो जब हम कृषि पढ़ेंगे तो कुछ फसलें जैसे गन्ना हुआ, जैसे धान हुआ, इनको पानी की बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है, ठीक है, पानी की। और इसी श्रेणी में जो खरीफ फसलें हमारी, वो ज्यादा पानी मांगती है, तो खरीफ की फसलें आप यहाँ पे लगाइए। अगर आपने यहाँ पर खरीफ ना लगाई, रबी लगा के बैठ गए हैं, ऐसी फसलें लगा के बैठ गए, कपास लगा के बैठ गए हैं, तो फिर जिन क्षेत्र जो आपके पास खाली बचे, मान लीजिए आप यहां पर अब धान लगाना चाहते हैं, तो यहां धान के लिए तो उपलब्ध नहीं है। ये किसके लिए उपलब्ध है? यहां धान भी हो सकता है और गेहूं भी हो सकता है, लेकिन यहां क्या हो सकता है? सिर्फ गेहूं हो सकता है। समझदार है ना? किसान आपकी तरह नहीं है, किसान इतना बुद्धू नहीं है कि क्लास में ही समझेगा। किसान अपनी भूमि को देखता है, यार ये भूमि ज्यादा उपजाऊ है, ये वाला क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ है, यहाँ पानी ज्यादा है, तो ज्यादा पानी वाली फसलें जैसे गन्ना और वो हुआ, यहाँ के लिए उपयुक्त होंगी। जहां पे उसकी जमीन उबड़ खाबड़ है, जहां पे वो सिंचाई नहीं दे पा रहा है, जहां ज्यादा दिक्कत हो गई है, यहाँ पर ऐसी वाली फसल लगाओ जो ज्यादा झेल सकती है, तो वहां मड़ुआ लगा देगा वो, ठीक है। जिसको हम मिलेट्स की हम बात करते हैं, राजस्थान की तरफ जाओ तो बाजरा हो जाएगा, मध्य प्रदेश की तरफ जाओ तो ज्वार हो जाएगा, ज्वार बाजरा और रागी जो हमें, ये उस तरह से हो जाएगा। ट्रू। तो अब ये वाले बैठे बैठे ना ऐसे बैठे, सर यहाँ पर और क्या हो सकता है सर, सिनेमा कहाँ लगाएंगे सर, सौर प्लांट कहाँ लगाएंगे, अब पढ़ा देना कभी वो करें। सर यहाँ अरहर भी लग सकती, भाई दाल लग सकती, दाल में अरहर भी लग सकती। आप ये समझिए, ये तो वो है जिसमें सब कुछ संभव है, ये तो अच्छी खेती की जमीन है ना, इसमें सब कुछ संभव है। तो यहाँ पर ये है, बट ऐसे वाले सवाल पूछ के कुछ लोगों को मजा आता है, नोट्स पूरे हो रहे हैं ना, दहेज में लेके जाएगा, तो ऐसे अपना सेहरा खुलेगा, नोट्स, वाह कितना सुंदर। अचानक सोचो तो सही, तो कोचिंग्स ने अपनी कितनी बेइज्जती करवा ली है। ये भाई साहब नोट्स की दुकान। तो नदी जोड़ो परियोजना पर्यावरण पर दुष्परिणाम होगा। चाचा जो कर रहे हैं वो कर लें, नदी जोड़ो परियोजना, जब नदी होगा तो नदी का कर लेंगे। ये तो फरमाइशी गीत का कार्यक्रम, सर नदी जोड़ो पर भी जरा चर्चा हो जाए, क्यों मेरे नोट्स पूरे करने हैं, ठीक है। तुम्हारे रिकॉर्डेड ही ठीक था मेरे ख्याल, इसमें तो कुछ भी चल रहा है। तो बांगल में क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये इसमें पुराने जलोढ़ मैदान, बाढ़ की संभावना बहुत कम है, अधिक ऊंचाई पर है, उर्वरकता कम हो जाएगी, इनकी उर्वरा शक्ति कम है, इनकी उर्वरा शक्ति कम है, और जो है इनमें जल की मात्रा भी कम हो जाएगी, तो इनमें आर्द्रता भी कम हो जाएगी। जब आर्द्रता कम होती है, जब आर्द्रता कम होती है तो कुछ नमक जो है वो सतह पे आने लगते हैं, ठीक है। तो आप ये अपने घर में गमलों में भी देख सकते हैं। जब गर्मी ज्यादा होती है तो आप देखेंगे सतह जो है कड़ी हो जाएगी, मृदा क्या हो जाएगी, कड़ी हो जाएगी, कुछ लवणों का भी वो हो जाएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम के लवणों की मात्रा बन जाती है।
अब कैल्शियम के कण, कैल्शियम के छोटे छोटे लवणों के कण वो जुड़कर थोड़े बड़े गोले बना लेते हैं, मोती बन जाते हैं, उनको कहते हैं नोड्यूल। उनको क्या कहते हैं? नोड्यूल या गांठ। किसकी? कैल्शियम की। कैल्शियम की नोड्यूल या गांठ को क्या कहा जाता है? कंकड़। इस प्रकार के कंकड़ कहां पर होंगे? यहां पर हो जाएगा। पूजा कहनी सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन बेटा शब्द तब प्रयोग होता है जब अत्यधिक लवणता हो जाए। यहां पर क्या बनेंगे? कैल्शियम के लवणों की मात्रा से कैल्शियम की गांठें बन जाएंगी। उन गांठों को क्या कहते हैं? कंकड़। तो कंकड़ किसमें मिलते हैं? कैल्शियम के कंकड़ इसमें मिलते हैं। ठीक है, डन। सर सुजीत कुमार दास बता रहे हैं हाल ही में हरियाणा कम एरिया में ज्यादा सिंचाई कर दिया है। कब भाई? समाचार में है। पूरे पंजाब हरियाणा में जब से हरित क्रांति हुई है, अत्यधिक सिंचाई की समस्या बनी है। वहां का जल भी हो गया। सुजीत कुमार दास ये गड़बड़ हो गया यार तुम्हारा। अब तो यार तुमने मतलब शिक्षक की मतलब अपेक्षाएं बिल्कुल डाउन कर दी यार। तुम बढ़िया रटने वाले हो, वही वाले नोट्स छापो, सही वाले छापो, गलत वाले छाप दिए। ठीक है सर, ये क्लास बहुत यूजफुल है रिवीजन के लिए। करने तो लोगे तभी तो। ये देखो सुजीत कुमार दास गलत छापा, तो या वो भी हो सकता है सुजीत कुमार दास ऐसे हमें बुद्धू बना रहे हो, एक गलत भी डाल देता हूं ताकि लोगों को लगे ये रटे रटाए नहीं कर रहा। वाह सुजीत, हाँ जी बताइए। नहीं नहीं बेटा, ये दोनों जो है ना, ये दोनों ये, ठीक है, खादर और बांगर मिलके क्या बनाते हैं? उत्तर बाढ़ के मैदान बनाते हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, चित्र में बता देता हूँ। मैं इनकी बात कर रहा हूं, इससे हमारे उत्तरी मैदान बने। अब इनमें बाढ़ इस क्षेत्र में 3 नंबर में हर वर्ष में आती है, 4 में कभी कभार आती है। तो हमने कहा कि ये भी है और थोड़े समय के बाद। ठीक है, डन। ये भी हो गया। तो आशा है आपको डाउट हो गया होगा, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। ए और बी मैंने ये दोनों मिलकर बनाते हैं। खादर और बांगर दो चीजें पूछी जाती है। तो अगर अभी हम बात कर रहे थे आवास कहाँ होना चाहिए, तो जो यहाँ वृंदावन ने प्रश्न पूछा था कि आवास और उद्योग को कहाँ रखना है, तो बांगर में रख लो। बांगर में रख लो। और बाढ़ के लिए मुझे अपनी सुरक्षा भी करनी है, मैं बाढ़ से बचना भी चाहता हूं, तो खादर में बचना आसान होगा या बांगर में? बांगर में कभी कभार आएगी, मैं उसके प्रावधान करके रख लूंगा कि भाई मैंने अपने मकान या दुकान ऐसी बना रखी है जो थोड़े ऊंचे क्षेत्र में अगर बाढ़ आ भी गई तो मैं चीजों को थोड़ा ऊपर ले जा सकता हूं। ये हो सकता है। ठीक है, डन। तो ये क्या हुआ, हमारा खादर और बांगर भी हो गया। अब हम किस में आ गए? क्षेत्रीय में आ जाए। ये वाला तो डन था, अक्षांशीय डन हो गया। अब क्षेत्रीय में आ जाते हैं। क्षेत्रीय में बहुत ज्यादा तो आकाश कह रहा बांगर से और दूर क्या है? अरे प्यार ही प्यार, जहां तक देखोगे बांगर ही बांगर है। तो कह रहा और दूर क्या है? अबे दो ही श्रेणी है, एक खादर है एक बांगर है, और दूर कुछ नहीं है, वो मिल गए। अब देखो यहां पर फिर वही है ना, थोड़ी सी भी कल्पना नहीं कर रहा है। ये खादर था, ये बांगर था, कह रहा और दूर, अभी दूसरी नदी का खादर बांगर आ जाएगा, तभी तो बाढ़ के मैदान बने हैं। अच्छा सर, कितने समय में बने हैं? पहले ही बताया आपको, करोड़ों वर्ष लग गए काम करने के लिए। नदियों ने करोड़ों वर्ष ये काम किया। अपने पास वाला खादर, अपने दूर वाला बांगर। कह रहा बांगर से और दूर जाऊंगा तो क्या होगा? फिर बांगर आएगा, फिर खादर आएगा। आप सोचो, श्रीमान चंपक यहां से चले, ए से चले हैं, श्रीमान चंपक ए से चले हैं और इस दिशा में जा रहे हैं, तो ए के जीवन में क्या आएगा? ए बांगर में है, फिर ए खादर में है, फिर ए नदी में है, फिर ए किसी तरह नदी से निकले खादर में,
फिर बांगर में, बांगर 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 खादर, फिर नदी में कूदे, फिर बांगर खादर खादर खादर, फिर बांगर बांगर बांगर, फिर नदी। यही तो है। सर बांगर से आगे जाने पे क्या आएगा? दो ही श्रेणी है भाई, इसीलिए तो लिखा है ये पूरा का पूरा आपके सामने चित्र से बनाते हैं। देखिए किताबों से हमने रट लिया, अब यहाँ एक शिक्षक है आपके चैट का भी जवाब दे रहा है, सारे डाउट्स भी क्लियर कर रहा है, लगे हाथ यही कर लो, तो कल्पना को बढ़ाने के लिए बनाया ना ये। वाकई में भारत में ऐसा है, आप जाएंगे भारत ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। आनंद तिवारी कह रहा सर उद्योग के लिए पानी भी तो चाहिए। तो चाचा उद्योग पानी भी लेकर आएगा। अब कोई कल्पना नहीं है। अब हमारे श्रीमान चंपक यहां पर हैं, श्रीमान चंपक की मौत हो गई, क्यों? क्योंकि बांगर में थे, पानी नहीं था। अब ये श्रीमान चंपक को खुदाई कर लेनी चाहिए थी, कुएं से पानी मिल जाता कि नहीं मिल जाता? नाम आपने डॉक्टर रखा हुआ, डॉक्टर आनंद तिवारी, डॉक्टर बन गए हो, कह रहे बांगर में उद्योग कैसे लगा लूंगा, पानी तो है नहीं। तालाब हो सकता है चाचा, भूजल हो सकता है, कई तरह से हो सकता है। ये मतलब मरीज सामने है, दवाई तो है नहीं, बचाऊंगा कैसे? उसी तरह बचा लो यार, डॉक्टर हो, नाम लिखा आगे, डरा दिया भाई। ऐसे सोचेंगे तो गड़बड़ है कि नहीं है? ये सब क्या है? एक सूत्री सोच है। एक सूत्री का मतलब अब सिर्फ हम मृदा ही देख रहे हैं। अरे बेटा सब चीजें, बरसात भी तो होती है, बांगर में बरसात तो होती, नदी नहीं ला रही है, बांगर में बरसात होती कि नहीं होती है? पानी बरसेगा, पानी बरसेगा तो क्या हम उसमें अपना पानी संचित कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? बताओ। अब सवाल ही आ गया सर, आपने कहा बांगर में जो है उद्योग लगाओ, पानी कहां से लाओगे? दुनिया लगाती है। मैं तो आपको बता रहा हूं पूरा का पूरा जो नोएडा क्षेत्र है, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र है, जेवर का जो एयरपोर्ट आ रहा है, ये सारा बांगर है भाई, ये सारा का सारा बांगर है। डन। चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं कह रहा हूं अपनी सोच को खोलिए। अगर कोचिंग अगर ये सोच नहीं खोल पाती है, सिर्फ एक पोटली भर के नोट्स देती है, तो बड़ा गलत करती है भाई। हाँ जी। तो ये आ गया क्षेत्रीय विभाजन। क्षेत्रीय विभाजन में हमारे पास क्या है? राजस्थान के मैदान, पहला क्या हुआ? यहां पर क्या है? कौन सी पर्वत श्रृंखला? अरावली की पर्वत श्रृंखला के पश्चिम का क्षेत्र है ये कहलाता है मरुस्थली। क्या कहलाता है? मरुस्थली। जल्दी से राजस्थान का मानचित्र भी खोल लेंगे सभी छात्र, राजस्थान का मानचित्र भी खोल लेंगे सभी छात्र। तो जब हम यहां पर हैं तो वहां पे मरुस्थली लिखा हुआ है, तो ये यहां पर बच्चों, यहां पर जब हम बात कर रहे थे भारत की भूगर्भिक यात्रा की, यहां पर क्या हमने लिखा था? सागरीय अतिक्रमण हुआ था कि नहीं? सागरीय अतिक्रमण। तो ये क्षेत्र भूगर्भिक काल में सागरीय अतिक्रमण के नीचे था, तो यहां पर सागर था। ठीक है। इसी क्षेत्र में हमारी सिंधु नदी का मुहाना भी हुआ करता था। यहीं पर आपने सरस्वती और घग्गर नदी भी सुनी है, जो हरियाणा में पुरानी मानी जाती है, अब नहीं है वो नदियां। तो ये क्षेत्र किससे बना? ये क्षेत्र बना एक तो सागरीय निक्षेप से, सागरीय निक्षेप, और जब सागर के निक्षेप आएंगे तो वो अपने साथ रेत भी लेकर आते हैं, सागरीय। और कौन सी नदी? सिंधु नदी। लेकिन सिंधु नदी तो सर पाकिस्तान में कराची में बहती है, पहले बच्चों यहां थी। ये क्या हुआ? नदी खिसक के गई है। तभी तो हड़प्पा मोहनजोदारो की हम जो बात करते हैं, अधिकांश जो साइट्स हैं आज कहां पर है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। लेकिन जो पुरानी साइट्स जो है, हम यहां तक आते, गुजरात में आपने धोलावीरा नाम का पोर्ट भी सुना है, तो ये नदी पहले यहां रहा करती थी। तो ये किनसे बना है? राजस्थान का प्लेन बना है अवसादों से। कौन से अवसादों से? सागरीय निक्षेप और सिंधु नदी के तंत्र के निक्षेप से। तो जल्दी से लिखेंगे, राजस्थान
का मैदानी क्षेत्र, राजस्थान का मैदानी क्षेत्र सागरीय निक्षेप, सागरीय निक्षेप, आप लिखेंगे सागरीय अतिक्रमण द्वारा लाए गए निक्षेप। अभय प्रताप कह रहे खिसक कैसे गई? बेटा नदी का शिफ्टिंग बहुत नॉर्मल है, बिहार में कोसी खिसकती है, तो ऐसी मत बात करो कि अभी पैदा हुए हो अभय प्रताप। जब लिखते हो ना तो बच्चे भी पढ़ते हैं कि इतना ज्यादा अनजान व्यक्ति है, तो नदियों का खिसकना नॉर्मल सी बात है। नदी को जब अपनी ढाल नहीं मिलती है अवसादों से, वो अपना मुंह बाधित कर लेती है, वो खिसक जाती है। भारत में कोसी इसका सामान्य उदाहरण है। ठीक है, तो जो लिखवा रहे अभय प्रताप, अगर नहीं जानते हो तो लिखना शुरू कर दो, वरना ये करोगे तो बेकार में चंपकाई में जो है हमारी क्लास रुकी रह जाएगी। डन। लाइव का दुरुपयोग मत करो। ऐसे खिसकती है, जब नदी का प्रवाह तंत्र आएगा वहां फिर बताएंगे, अभी नदी में नहीं आए हैं, जहां पर है यहाँ। तो सागरीय अतिक्रमण द्वारा निक्षेप और सिंधु तंत्र के निक्षेपों द्वारा हुआ है, सिंधु तंत्र के निक्षेपों द्वारा हुआ है। अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से यह क्षेत्र, अक्षांशीय दृष्टि से यह क्षेत्र उपोष्ण उच्च दाब की पेटी में आता है। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी में किससे जुड़ी हुई है, कौन सी जलवायु से जुड़ी हुई है? ये सीता अमन सागर, इनको, हाँ जल्दी बताइए, उच्च दाब की पेटी किससे जुड़ी हुई है, किस जलवायु से जुड़ी हुई है? उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप ही को सबसे पहले वही विश्व भूगोल में प्रश्न कराता हूं कि विश्व के मरुस्थल पश्चिमी तट 20 से 30 डिग्री में क्यों होते हैं, यही तो है वो। उच्च दाब की पेटी नहीं है क्या वो 30 डिग्री वाली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट? ऐसा था कि नहीं था उच्च? अरे ये थोड़ी पूछ रहा हूं मरुस्थल क्यों होते हैं, मैंने तो आपसे पूछा भाई ये क्या क्या बता रहा है उसके बारे में, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पिछले रटा रटाया बता रहा, वहां बादल नहीं होते, ये होता वो होता है। तो उच्च दाब की पेटी है जिससे जिससे मरुस्थलीय दशाओं, जिससे मरुस्थलीय दशाओं का विकास होता है। ठीक है, मरुस्थलीय दशाओं का विकास होता है। अरावली पर्वत के, अरावली पर्वत के पश्चिम में, अरावली पर्वत के पश्चिम में शुष्कता और बढ़ती है। अरावली पर्वत के पश्चिम में शुष्कता और बढ़ती है, और यहां यहां रेत के टीले, सैंड ड्यून्स, रेत के टीले पाए जाते हैं। यहां रेत के टीले पाए जाते हैं। डन। सागरीय प्रभाव के कारण, सागरीय प्रभाव के कारण यहां की मृदा में, सागरीय प्रभाव के कारण यहां की मृदा में लवणों की मात्रा अधिक है, लवण की मात्रा अधिक है, लवणों की मात्रा अधिक है, और अनेकों लवणीय झीलें, अनेकों लवणीय झीलें यहां पाई जाती हैं। लवणीय झीलों का नाम सांभर, सांभर ब्रैकेट में लिख सकते हो, सांभर, दिगाना, दीदवाना, सांभर झील, दिगाना झील, दीदवाना झील,
मकराना इत्यादि। ठीक है, तो शुष्क क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है, रेत के टीले होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं जो खिसकते रहते हैं, सैंड ड्यून भी शिफ्टिंग होते हैं, ये भी रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लवण की मात्रा अधिक है और लवण की वजह से लवणीय झीलें भी होती हैं। ठीक है, यहाँ नदियों का, यहाँ सतही जल प्रवाह का अभाव है, यहाँ सतही जल प्रवाह का अभाव है और सीमित नदियां जैसे लूनी तवा, लूनी नदी, तवा नदी और बनास नदी, लूनी, तवा एवं बनास, यहां प्रवाहित होती है। यह क्षेत्र कृषि और आवास के लिए, यह क्षेत्र कृषि और आवास के लिए उपयुक्त है, अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त है, कृषि और आवास के लिए अनुपयुक्त है। अरावली की पश्चिमी ढालों पर, अरावली की पश्चिमी ढालों पर, अरावली की पश्चिमी ढालों पर मौसमी सरिताओं के प्रवाह, सीजनल रिवर्स को मौसमी सरिताओं के प्रवाह से कुछ सीमित उर्वरक मृदा के क्षेत्र बनते हैं जिन्हें रोही कहा जाता है। तो रोही भूमि कहां मिलेगी? कुछ सीमित उर्वरकता के क्षेत्र बनते हैं जिन्हें रोही कहा जाता है। सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे, पूरा का पूरा राजस्थान का ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला तो पूर्ण रूप से क्या है, मरुस्थल हो गया। ये क्या हो गया? मरुस्थल हो गया। अच्छा, इसको मरुस्थल ही लिखता है। ये जो क्षेत्र है, जो अरावली की पश्चिमी ढालें हैं, इसको राजस्थान का बगार कहते हैं। क्या कहते हैं? बगार। ये जो ढलवां क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? बगार कहलाता है। अब यहां पर जैसे अभी बरसात का मौसम है, तो इस ढाल पर एक छोटी सी नदी बही, छोटी सी नदी यहां पर बहेगी। अब जब ये छोटी सी नदी मौसम में बहेगी, बाकी समय नहीं बहती है, तो यहाँ पे कुछ जलोढ़ का जमाव करेगी कि नहीं करेगी? तो ये जो जलोढ़ के जमाव के जो सीमित क्षेत्र हैं, ये क्या कहलाते हैं? रोही। तो रोही में आप जो है थोड़ी बहुत कृषि देख सकते हैं, वरना अगर देखा जाए तो कृषि के लिए या फिर हमारे बाकी आर्थिक गतिविधियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो भारत का सीमा भी आती है पाकिस्तान से, तो हम जो है इधर बीएसएफ देखते हैं जो बॉर्डर की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ अगर करना ही है तो मेरे ख्याल से बाजरा जैसी फसल हो सकती है, कुछ मसाले, मिर्ची यहाँ पर होती है, तो मिर्ची वगैरह जैसी फसलें होंगी। यहाँ पशुपालन की संभावना है, पशुपालन में भी क्या होंगी? बकरियां हो सकती, भेड़ बकरियां यहाँ हो सकती हैं। यहाँ पे गाय भैंस नहीं हो सकती इस क्षेत्र में, मरुस्थल के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा पानी चाहिए होता है। और मरुस्थल का जिसे कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, वो कौन सा जानवर है? ऊंट। तो ऊंट यहाँ पर मिल सकते हैं, तो इस तरह के पशुपालन हो सकते हैं। ऊंट हो गए, भेड़ बकरी हो गए, या फिर कुछ मिर्ची जैसी फसलें जो हो सकती हैं यहाँ पर। डन। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। उसके बाद हम आते हैं पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा का जो मैदान है, पंजाब हरियाणा का जो मैदान है, ये नदियों के दोआब क्षेत्र से बना है।
बना है। ये भी रेत की मात्रा अधिक है। ये तो पूरा रेतीला है। ये क्या है? ये पूरा रेतीला है। यहां पर भी रेत है, रेत की मात्रा अधिक है, लेकिन उसके अलावा गाद और मृत्तिका भी थोड़ी बहुत है, तो कृषि योग्य हो सकता है। शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र है, तो यहां पर भी पानी की कमी है और यहां भी मृदा में लवणीयता भी है। सर तो फिर ये तो राजस्थान ही हुआ। नहीं, जो भी चीज राजस्थान में अत्यधिक थी वो है यहां पर, लेकिन उसकी मात्रा कम हो गई है, लवणीयता कम है। रेत, वो सिर्फ रेत था, यहां पर रेत है लेकिन रेत कम हो गई। वहां जल एकदम अभाव था, यहां पर जल है। ठीक है, डन। तो इजराइल जैसा देश डेजर्ट में एग्रीकल्चर कर रहा है, हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता? बेटे जब कृषि का चैप्टर आएगा तब बात करेंगे, अभी क्लास को बाधित मत करिए। ठीक है, उत्तर इस पे कई बार चर्चा हो चुकी, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है। इजराइल कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते? यहां तक आ गए सभी लोग? तो हर चीज में राजस्थान अगर अति था तो ये उससे कम है, और यहां पर हमारे पास नदियां आती। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद कश्मीर की झेलम नदी। कश्मीर में झेलम नदी है। उसके बाद कश्मीर से चिनाब आएगी। चिनाब, चिनाब में और कौन जुड़ता है? रावी। रावी, और यहां पर सतलुज, और सतलुज से जुड़ा बियास, और ये ऐसे आकर जुड़ गए। ऐसे ही। तो नदियों की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं नदियों से बने हुए बाढ़ के मैदान। इन नदियों के भी अपने क्या होंगे? खादर और बांगर होंगे कि नहीं होंगे? तो सबके अपने खादर और बांगर हैं, और वो कृषि के लिए विशेष हो जाता है। तो ये एक खादर बांगर क्षेत्र हो गया, बियास और सतलुज के बीच का बिस्ट दोआब है। उसी के बाद सतलुज और ये क्या आ गया? रावी। सतलुज और रावी के बीच का क्या आएगा? बारी। बारी लिख दूं, हिंदी में लिख रहा हूं बिस्ट, बारी। फिर रावी और चिनाब के बीच का दोआब रेचना। ठीक है, चिनाब और झेलम के बीच का दोआब छज दोआब, और झेलम और सिंधु के बीच का दोआब सप्त सिंधु या सिंधु सागर कर लो इसको, ये कर। अब ये सारा का सारा दोआब क्षेत्र है। दोआब क्षेत्र है, और इसके नीचे क्या है? यहां भी नदियों का होगा। इसके नीचे क्या है? मरुस्थल। तो ये तो हमारा राजस्थान हो गया। अब ये हमारा बनता है पंजाब हरियाणा क्षेत्र। इसमें पाकिस्तान का भी पंजाब है और भारत का भी पंजाब है। तो इसमें कौन कौन से दोआब आए? बिस्ट दोआब आ गया, बारी दोआब आ गया, रेचना दोआब आ गया, छज दोआब आ गया, और सिंधु सागर। तो ये 5 जो है हम बात कर रहे हैं, 5 ये जो दोआब जो हुए, इससे बना पंजाब। पंज मतलब 5 आब, पंजाब। आब मतलब नदी, तो पंजाब इससे बना संधि करके पंजाब। ठीक है, तो किसी ने पूछा सर ये कोई एक प्रश्न आया था, मुझे ध्यान नहीं किया था, तो वो पूछ रहे थे किससे बना या दोआब क्या होता है। दोआब से सब को समझ में आ गया। दोआब क्षेत्र क्यों बेहतर होता है? इसमें खादर भी होता है, इसमें बांगर भी होता है, तो यही क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी है। तो पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में ये रहा है, लेकिन इस क्षेत्र की अक्षांशीय दृष्टि की वजह से ये क्या है? यहां पर रेत की मात्रा ज्यादा है, शुष्क ज्यादा है, मृदा की लवणीयता ज्यादा है।
लेकिन ये भारत की कृषि का केंद्र बन गया। क्यों बन गया? इसलिए बना क्योंकि यहां पर पानी का अभाव था। कौन सा पानी का अभाव? वर्षा का अभाव। लेकिन नदियां तो हैं, नदियों ने पानी के अभाव की जरूरत पूरी कर दी। ठीक है। रेत की मात्रा ज्यादा होने से दिक्कत क्या है? रेत की मात्रा जहां पे ज्यादा होगी, सिंचाई दोगे तो पानी एकदम नीचे चला जाएगा। लेकिन आपके पास पानी उपलब्ध है, नदियों का पानी उपलब्ध है, उससे कर लेंगे। और उसके बाद यहां पर एक और चीज हो गई, यहां पर बड़ा प्लस धनी किसान निकल आया। उसको कहा गया कि आपकी लवणीयता का इलाज करना होगा। उस लवणीयता को हटाते हैं, आपको उर्वरक डालना होगा, और सिंचाई में भी नदी से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे ट्यूबवेल भी गाड़ना पड़ेगा। जो हमारे किसी ने कहा ना, डॉक्टर साहब ने पूछा बाबर में पानी कैसे आएगा, उनका पानी होना चाहिए, तो यहाँ ट्यूबवेल भी गाड़ोगे। तुम्हारे पास पैसा है उर्वरक का, तुम्हारे पास पैसा है ट्यूबवेल का, तो हमारे पास जो है हाई यील्डिंग वैरायटी जो है, बीज है हमारे पास, जिनसे ज्यादा फसल की पैदावार होती है। तो पंजाब के किसान ने कहा हाँ मेरे पास है, हरियाणा के किसान ने कहा हाँ मेरे पास है। तो ये क्या बने, किसका केंद्र बने? हरित क्रांति का केंद्र बने। लेकिन यहाँ की मृदा अगर देखी जाए तो इस मृदा में उतनी उतनी ज्यादा उर्वरकता नहीं है जितनी बिहार में है। इस मृदा में उतनी ज्यादा मृत्तिका और गाद नहीं है जितनी फसलों को चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी मेहनत से उसका देख रेख करके तभी हमें फसल पैदा कर पाते हैं। ठीक है। तो खेतों का आकार बड़ा था, तकनीक को लेने के लिए उनके पास क्षमता थी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, किसान बड़ा था, तो उसने ये सारी चीजें कर ली। कृषि में बड़ी, इस पर बात करें। ठीक है। ये हो गया आपका होमवर्क है। जो लोगों ने अगर पिछला रिवाइज नहीं किया, मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं, तो गंगा के मैदान कर लेंगे। गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र वाले ये करके हमें कल फिर मैदान में ही रहना पड़ेगा, तो तटीय मैदान कर लेंगे। 1 और 2 हो गया है, ये वाला वर्गीकरण हो गया। अब 3 और 4 करके आएगा। 3 और 4 मैं क्लास की स्टार्टिंग में 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। फिर हम क्या करेंगे, तटीय मैदान की बात करेंगे। मेरे ख्याल तटीय मैदान 1 घंटे में हो जाना चाहिए। उसके बाद कल हम कोशिश करेंगे द्वीपों को भी खत्म करें, ताकि हमारे मुख्य जो भी हमारे वो हैं छोटे छोटे, वो खत्म हो। बड़े वाला जो हमारा स्थल आकृति रुकी हुई है वो क्या है, पठार। तो पठार को हम और डिटेल में करेंगे। डन। चलिए फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।